लास्ट क्लास के अंदर मैंने रेमेडीज के 4 पैरामीटर्स हैं बेसिकली। तो हर व्यक्ति को 3 रेमेडीज करनी ही करनी है, जो जैसा मैंने बताया था आपको। हमें अपना इष्ट देव का पता करना है। कुल देव और कुल देवता और कुल देवी जिसको भी आप मानते हैं उसको आपने रेगुलर, मतलब आप यदि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में बिलीव करते हो, आप मत करिए, म्यूट करें प्लीज। हाँ, आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी की पूजा करिए, पाठ करिए, इट इज अप टू यू। मगर आप बिलीव कर रहे हो तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। और फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास कई क्वेश्चन आए रिपीट हो गए कि नहीं जी वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता मीन्स रेमेडीज आर नॉट फॉर दैट वन पर्टिकुलर पर्सन, उसके लिए है ही नहीं रेमेडी। फिर वो उसके जो भी कर्माज है उसके हिसाब से उसको फल मिलेंगे। आपको यदि उससे बचना है तो सारी ही करनी पड़ेंगी और पूरी खुद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, कि वही पंडित जी की हुई रेमेडी काम आएगी। ये पुराने जमाने में होता था कि आप 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है, आपको खुद ही करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपको पता ही नहीं है, दुनियादारी का हालत बहुत ज्यादा खराब है, तब आप किसी को अपने साथ में बिठाकर आपके माथे पर, मतलब बिल्कुल सर के पास बैठकर कोई उनको रिसाइट कर देता है, देन इट्स ओके। तीसरा मैंने बताया था पितृदोष का हर एक को करना चाहिए। सभी के पितर होते हैं और उनके पितरों को आपने हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको लाइफ के अंदर आपसे कनेक्टेड होते हैं। अब जो आता है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, दैट इज द फोर्थ वन पार्ट। ये 3 पार्ट तो कॉमन से है और सभी के लिए है। और इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के अंदर बहुत सारा कुछ आने वाला है जो हम आगे की सभी क्लासेस में पढ़ेंगे। और वो है प्लेनेट रिलेटेड और भाव रिलेटेड रेमेडीज। मतलब स्पेसिफिक पर्सन की कुंडली से रिलेटेड रेमेडीज की हम बात करेंगे। और इसके अंदर आपका बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी भी मिक्स होगा। तो मैं जो रेलिवेंट बातें हैं उन्हें मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। आपको बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति को होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, मगर उसके ये रेमेडीज काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी देखिए टोने टोट के करेंगे नहीं कि चंद्रमा है तो ये कर लो और सूर्य है तो ये कर लो, कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं आपको एक्चुअल रेमेडीज बताऊंगा जो वर्क करती हैं, बाकी कोई नहीं वर्क करती। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट, एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था, उसका मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। मैंने कहा था 3 टाइप ऑफ कर्मास होते हैं, दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़ कर्मास। फिर मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को जो दृढ़ कर्मास हैं उनको आप खत्म नहीं कर सकते, चाहे आप स्वयं विष्णु क्यों ना हो, आपको उनके फल भोगने ही पड़ेंगे और इंटेंशनली भोगने पड़ेंगे। उसके अंदर 1% भी कम ज्यादा नहीं हो सकता। उन्हें आप पोस्टपोन्ड भी नहीं कर सकते, डिले भी नहीं कर सकते। दृढ़ादृढ़ कर्मास और अदृढ़ कर्मास के जो फल होते हैं वो हम भोगते हैं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सपोज आपने उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, कि सपोज मुझे एक पेन होना इंटेंस, अब उसको मैंने लंबे समय पर कर दिया। सपोज हमें कोई किसी से उधार देनी है किसी की, और वो हम आज देने की स्थिति में नहीं है, वो हमें कह देता है भाई आप 100 100 रुपए करके 5 साल में दे दीजिए, तो आप 100 100 रुपए करके 5 साल में दे सकते हो उसको आसानी से, आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर वो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो अभी चाहिए इसी महीने सारी की सारी, तो आपके पास यदि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। वो होता है आपका अदृढ़ कर्मास में, आप सफर सभी करोगे, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो रेमेडी किसी को खत्म कर सकती है, क्योंकि आपने जो कर्म कर लिए है उनकी सजा आपको 100% भुगतनी है, पूरी भुगतनी पड़ेगी, 1% भी कम नहीं होगी। मगर दृढ़ और अदृढ़ कर्मा, इसको समझना बहुत जरूरी है कंसेप्ट को। वो उनको क्या करते हैं, हम जो भी आपको रेमेडीज बताएंगे उनसे उनकी इंटेंसिटी हो जाती है, वो डेफर हो जाते हैं। डेफर होने का मतलब आज की जगह कल सजा मिल जाएगी, अभी आप उससे बच जाओगे। और एक देखो सजा का भी एक वक्त होता है कि आप सपोज किसी की हेल्थ खराब होनी है, अब वो यंग एज में होगी 30 32 साल की उम्र में, तो उसका परिवार भी सफर करेगा, वो भी सफर करेगा। अब वो डेफर करके सपोज आप 70 75, जब आपका अंत समय आया उस समय पर सपोज आपकी हेल्थ खराब भी हो गई, तो कोई बात नहीं, आपका पूरा परिवार नहीं सफर करेगा, आपको खुद ही सफर करना है। और वो समय ऐसा होगा जब आपको लगेगा भाई अंत समय तो आ ही गया है, तो आपकी डे टू डे लाइफ का एंजॉयमेंट, लाइफ की एनर्जी खत्म नहीं होती। इनको अंडरस्टैंड करिए। देखिए मगर आप सोचेंगे वो अब मुझे तो सजा ही नहीं मिलेगी, मैं रेमेडी कर लेता हूँ, तो वो हमारा एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत सोच है। हर कर्म की आपको सजा भुगतनी है, ये निश्चित है, मगर आपको कर्म की सजा जो होती है उसकी इंटेंसिटी लंबे पीरियड में हम उसे कर देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो महसूस नहीं होगी। एक होता है महसूस होना,
आपको हमें इंजेक्शन लगाएगा तो 1 मिनट के अंदर वो पेन आपको महसूस हो जाएगा कि इंजेक्शन लग गया है, मगर उसी पेन को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे दोगे तो वो आपको पेन होगा, मगर वो आपको महसूस नहीं होगा। तो इसी तरीके से रेमेडी होती है, रेमेडीज आपकी जो तकलीफ परेशानी को डाइवर्ट कर देती है। इस तरीके से हम मानकर चलेंगे कि सपोज हमें एक पर्टिकुलर पैर में दर्द हो रहा है और हाथ में उससे 3 गुना दर्द हो गया, पैर वाले दर्द को भूल जाओगे, आपका सारा फोकस हो जाएगा मेरे तो हाथ में दर्द है, मेरे तो हाथ में दर्द है। दर्द पैर में भी है, मगर आप उसे, तो हम क्या करते हैं, जो रेमेडीज आपको डाइवर्ट कर देती हैं, सपोज आप ईश्वर की शरण में चले जाते हो, आप बहुत ज्यादा ईश्वर की आराधना करते हो, उनके मंत्र और भजन में करते हो, आपका फोकस मंत्र भजन में इतना होगा कि आपको कहीं थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा होगा शरीर में, वो आप को नहीं महसूस होगा। जैसे हम काम करते हैं और गृहिणियां घर में जो भी महिलाएं हैं जनरली बीमार हो जाती हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर ये नहीं है, इतना बहुत ज्यादा कटसी नहीं होती, खाना उसे ही बनाना है, सारे काम उसे ही करना है। तो जितनी देर वो खाना बनाएगी वो कष्ट भूल जाती है कि भाई खाना बनाना है, फिर उसको दुख होगा कि मेरे हाथ में दुख हो रहा है, खाना जब कंप्लीट हो जाएगा घर वालों को खिला लेगी, क्योंकि उसका जो मेन फोकस है इस समय पर क्या है कि भाई घर के लोगों को भोजन समय पर मिल जाना चाहिए। अब दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ कर्मास का जो क्लासिफिकेशन आप ऐसे बनकर चलिए। दशाएं हमारे यहाँ पर हम में से सभी लोग समझते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तकलीफ जो देती है, आपकी जिंदगी जो बनाती है, जो आपकी जिंदगी को गाइड करती है, वो महादशा होती है। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी रिजल्ट है आपको किस तरीके से बनेगी। अंतरदशाएं केवल इवेंट को, घटना को घटित होने के समय को बताएंगी, मगर आपका ओवरऑल जो लाइफ को गाइड करती हैं वो आपकी महादशाएं गाइड करती हैं। और महादशाओं के अंदर आपकी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस होने वाले हैं, मेजर चेंजेस महादशा बताती है। मगर हम इवेंट की जब बात करेंगे तो महादशा से इवेंट का कोई लेना देना नहीं होता, वो अंतरदशा डिसाइड करती है कि कब घटना घटित होगी। महादशा एक पीरियड है, वो आपकी लाइफ को शेप करती है, जैसे हम कहते हैं कि आपकी लाइफ किस तरीके की बनेगी, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि किस एज के अंदर आपकी कौन सी महादशा है। हर एक ग्रह आपको अपनी जिंदगी के अंदर परेशानियां देने के लिए है, इसके अलावा कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में किसी और काम के लिए बना ही नहीं है। सारे के सारे जो नवग्रह हैं वो नवग्रह हम, क्योंकि ये आपकी जो योनि है कष्ट योनि है, भोग योनि है, आपको भोग का मतलब आनंद नहीं होता, हर आनंद के पीछे कष्ट होता है, तो कष्ट योनि है, आपको कष्ट ही भोगना है। अब कष्ट भोगना है तो एक महादशा के 3 पार्ट आप कर लीजिए। आपको तीनों तरीके के कर्म जो आप लेकर आए हो पिछले, अच्छे हम सोचे कि हमने अच्छे कर्म लेकर आए, नहीं, अच्छे कर्म की वजह से आपका जन्म नहीं हुआ। अच्छे कर्म करने मतलब ये योनि आपको मिल गई है, मगर अच्छे कर्मों की वजह से केवल इतना मानिए आपको योनि मिली है, पुरुष, वो स्त्री या पुरुष योनि या इंसान की योनि मिल गई है आपने, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ इस तरीके के बैलेंस कर्मास किए थे। अब अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिलना है इस जन्म में, आपके जो अपने आप जो कर्म इस जन्म में करोगे, योर फ्री विल, वो अच्छे कर्मों के बदले है। बस फ्री विल आपको दे दी, आपको ईश्वर ने कह दिया तुम जो करना चाहो करिए भाई, विद इन दिस लिमिटेशंस, वो आपके अच्छे कर्मों का फल है, इसके अलावा अच्छे कर्मों का कोई भी फल नहीं मिलता। बाकी सब आपके जो हमारे खराब कर्म है उन्हीं के फल मिलेंगे हर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अंदर। और 3 तरीके से हम उस दशा को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलग अलग कंसेप्ट है, नक्षत्र बेस्ड भी है, वो भी मैं लेटर ऑन किसी क्लास के अंदर बताऊंगा। इन जनरल आपकी जो भी महादशा है उसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। आपके जो दृढ़ कर्मास हैं वो आपको पहले फर्स्ट 1/3 पार्ट के अंदर वो आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दृढ़ कर्मास के फर्स्ट 1 पार्ट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई भी आपकी महादशा यदि शुरू हुई तो महादशा का फर्स्ट 1/3 पोर्शन है, सपोज आपका हम मान लेते हैं किसी भी प्लेनेट की दशा है, राहु की 18 साल की दशा है, तो आपके पहले 6 साल के अंदर आपको दृढ़ कर्मास के फल मिलेंगे। अब दृढ़ कर्मास के फल मिलेंगे, दूसरे के अंदर आपको दृढ़ कर्मास के फल मिलेंगे, और तीसरे के अंदर अदृढ़ कर्मास के फल मिलेंगे। इसको मैं एक दूसरी तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं इसको, कि आपका जो कि कोई भी एक महादशा आती है, उस महादशा का जो पहला पोर्शन होता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पूर्व जन्म के कर्मास के फल मिलते हैं। पूर्व जन्म कर्मास के फल का मतलब है, देखिए मैं अब दोनों तरीके से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा। रेमेडी की जो इनिशियल क्लासेस हैं मेरी, ये थियोरिटिकल होंगी, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप उसको थोड़ा डीपली समझें। इलाज तो हम बता देंगे कि सूर्य के मंत्र पढ़ लो, सूर्य का ये गहना पहन लो, सूर्य का ये दान कर दो, दैट इज नॉट रेमेडी एक्चुअली।
रेमेडी है अब जब आप उसको अंदर तक गहन तक समझते हो कि एक्चुअल कहानी क्या चल रही है इसके अंदर, तब आप उस चीज को करोगे। रेमेडीज तो हम बता देंगे किस चीज का, कौन सा आपको रुद्राक्ष पहनना है, क्या पहनना है, क्या मंत्र आपको जाप करने हैं, कौन से स्रोत पढ़ने हैं। मगर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, वो आज ही की क्लास में मैं थ्योरी रखूंगा, नेक्स्ट क्लास से हम इसकी रेमेडीज पर आ जाएंगे। तो देखिए, दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। हम जब यहाँ पर जन्म लेते हैं तो आपको मालूम है हम जन्म किस लिए लेते हैं, पूर्व जन्म कर्मों की वजह से हम यहाँ पर आए। दूसरा, हमें इस जन्म में कर्म करने की फ्री विल अवेलेबल है सबको। आपकी कुंडली को बनाओगे तो कुंडली में हम पांचवें भाव को पूर्व जन्म से देखते हैं, लग्न को आपके क्रियामान कर्मास से देखते हैं, और नवा भाव आपका अंत यहाँ पर संचित कर्मास को लेकर आप अगले जन्म में चले जाते हो। आपका जो नवा भाव है इस जन्म में, वो अगले जन्म में आपका पांचवा भाव बनेगा। ये भी निश्चित है। आपका जो नवा भाव, आपके पुराने जन्म की लग्न आप निर्धारित कर लीजिए, आपके नवे भाव में वो अगले जन्म में आपका पांचवा भाव बनेगा, और कोई नहीं बन सकता। आप अपने अगले जन्म की कुंडली अभी निर्धारित कर सकते हो। पूर्व इस जन्म में बैठकर आप पता कर लीजिए आपके अगले जन्म में क्या लग्न होने वाली है, या आपके पिछले जन्म में क्या लग्न हुई होगी। आपका जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली समझते हो तो हम कर्माज पर बेस्ड है। हमारे जो कर्माज में हम क्या मानते हैं, पूर्व जन्म कर्माज इज फिफ्थ हाउस, योर करंट क्रियामान कर्माज इज लग्ना, एंड नाइन्थ हाउस इज योर संचित कर्माज। अब संचित कर्माज को लेकर ही तो आप अगले जन्म में जाओगे, अगले जन्म में उन कर्माज के बेस पे आपका कौन सा हाउस मिलेगा, आपको पांचवा भाव, जिसे हम पूर्व जन्म लेंगे। तो योर नाइन्थ हाउस इन करंट लाइफ विल बी योर फिफ्थ हाउस इन द नेक्स्ट लाइफ। इन दिस वे आपकी लाइफ चलती है, मगर उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन, पर इन जनरल ये कंसेप्ट है आपका। अब क्या होगा कि हमारा जो लाइफ के अंदर तीन तरीके के कर्मास हैं। एक हम करंट पूर्व जन्म कर्मास लेकर आए हैं, एक हमने करंट में कर्मास किए हैं, और इसके बाद वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे लास्ट जन्म के जो कर्मास हैं वो तीन तरीके के, एक आपके दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़ कर्मास, ये तीन तरीके के कर्मास हैं। आपकी फर्स्ट जो पार्ट ऑफ दशा है वो आपको दृढ़ कर्मास के फल देगी। आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे यदि आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको कोई समस्या आई, ठीक है, वो आपकी यदि फर्स्ट पार्ट के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाती है वो प्रॉब्लम। समस्या यदि आएगी फर्स्ट पार्ट के अंदर, कैसी समस्या आएगी कि जैसे हम देखते हैं कि किसी का कोई नियर डियर की डेथ होगी, अब आप उसकी रेमेडी कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते। कैसे रेमेडी करोगे? हो गई वो तो। किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, इस तरीके की मिसहैपनिंग होगी कि आपका सपोज कोई भी आप उसको इंटेंस मिसहैपनिंग मान लीजिएगा कि जिसको हम वो नहीं करते हैं, जैसे मैंने डेथ का एग्जांपल दिया, वो आपका घटित होगा। इस तरीके की जो आपकी घटनाएं घटित होंगी, जो आप ऐसा मानकर चलेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर भाई इससे बुरी कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती, दैट इज योर दृढ़ कर्मस। रेमेडी कैसे कर पाओगे? कोई नियर ईयर की डेथ हो गई, अब रेमेडी क्या करोगे दृढ़ कर्मास की? इसलिए रेमेडी नहीं होती कि वो घटना तो घटित होकर पता चलेगा कि ये घटना घटित हो गई है। दृढ़ कर्मास को आप ये मानकर चलिए, जब हम कहते हैं हे भगवान मैंने कौन से कुकर्म किए थे, हम बोलते हैं ना अक्सर, वो किस बेस पर बोलते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ हो जाएगा दृढ़ कर्मास की वजह से, जिसका कि आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, जिसकी कोई चेतावनी नहीं होगी, जिसका कुछ आपको अता पता नहीं होगा। दैट इज द पनिशमेंट ड्यू टू द दृढ़ कर्मास। बाकी जो कर्मास है वो उनकी आपकी, या फिर दृढ़ कर्मास की देखिए, आपको कोई किसी पर्सन को इस तरीके की डिजीज हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी डिजीज है, मैं कोई भी पिन पॉइंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि हमें रेमेडीज में पॉजिटिविटी रखनी होती है क्लास के अंदर, नेगेटिविटी नहीं रखनी। आप सब अंडरस्टैंड करते हो कि आपको ये पता चल गया कि आपको आपके परिवार में किसी को ये डिजीज होगी, आपको ये डिजीज होगी, अब इस डिजीज का अंत क्या है? मौत। क्यों? क्योंकि इसकी रेमेडी बनी ही नहीं है, तो अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कहां से हो सकती है? इट इज ऑल्सो ड्यू टू दृढ़ कर्मास। ये भी दृढ़ कर्मास की वजह से है। तो दृढ़ कर्मास को हम कहते हैं कि इनकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है, तो वो वैसे हालत होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, और जिन्हें कोई भी अल्टर बदल ही नहीं सकता दुनिया के अंदर, वो आपके, दैट इज ड्यू टू द दृढ़ कर्मास। बाकी जो आपकी दृढ़ कर्मास की वजह से जो आपको पनिशमेंट मिलेगा, अदृढ़ कर्मास की वजह से अक्सर जो पनिशमेंट मिलता है दृढ़ कर्मास की वजह से मिलता है, वो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, इंटेंसिटी वाइज कम होता है। क्योंकि जिसकी इंटेंसिटी कमी होगी उसी का तो आप ट्रीटमेंट ले पाओगे, जिसकी इंटेंसिटी एकदम ज्यादा है। किसी का एक्सीडेंट लिखना है कि सपोज वो घर से निकला, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, वहीं खत्म हो गया, खत्म हो गया।
वो क्या आप उसकी रेमेडी कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता, उसको ये थोड़ी पता है। या सपोज पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ इस तरीके की कोई बड़ी घटना उसके साथ घटित हो गई, तो उसकी क्या रेमेडी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिलेगा। तो दृढ़ कर्मास की रेमेडी इसी तरीके की होती है कि उनका आपको मौका नहीं मिलेगा, और वो इसलिए हम उन्हें कर भी नहीं पाते। इसलिए हम कहते हैं कि दृढ़ कर्मास की कभी भी रेमेडीज नहीं होती। दूसरा ये होता है कि ये तो मैंने बताई लाइफ साइकिल से। आपको इकोनॉमिकल या इस तरीके की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को। अब आप देखिए, आपको यदि आपके कोई भी प्रॉब्लम जो बहुत हाई इंटेंसिटी की आपकी लाइफ के अंदर है, बहुत हाई इंटेंसिटी की एकदम से अपीयर होती हो, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू योर दृढ़ कर्मस, ऐसा हम समझेंगे। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको आगे जाके उम्मीद बन रही है कि आप कुछ कर सकते हो, किसी का सहारा ले सकते हो, कोई लॉयर कर सकते हो, किसी की अप्रोच लगा सकते हो, कुछ हार्ड वर्क कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, तो समझ लीजिए वो दृढ़ कर्मास की वजह से नहीं है। उसमें वो ईश्वर आपको मौका दे रहा है कि आपके करंट लाइफ कर्मास या आप कोई भी रेमेडीज करोगे, उससे उसका सोल्यूशन निकल आएगा। मगर बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी जो दशा के 3 पर्टिकुलर पार्ट होते हैं। एक दशा का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के अंदर हम दशा को डिवाइड कर लें। हालांकि आपको हर केस में नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में आपको मेनली जो पनिशमेंट मिलेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेंगे पूर्व जन्म कर्मास के। सेकंड पार्ट के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगा करंट जन्म कर्मास का। और थर्ड पार्ट के अंदर आपको जो सपोज पूर्व जन्म कर्मास के कोई आपके पनिशमेंट बच गए ना। कौन से बच जाएंगे? पूर्व जन्म कर्मांश के 3 पनिशमेंट होंगे ना, दृढ़, अदृढ़, दृढ़ादृढ़। तो उनमें से दृढ़ का तो मिल ही जाएगा, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। मगर सपोज आपने कुछ रेमेडीज वगैरह कर ली फर्स्ट पार्ट में, तो आपके जो बीच वाले सेकंड और थर्ड टाइप के कर्मास हैं उनके पनिशमेंट बच गए ना, वो अब आपको थर्ड पार्ट में जाके मिल जाएंगे। पोस्टपोन्ड कर दिया आपने, आज की जगह हमें तीसरे नंबर के पार्ट में मिल जाएंगे। आपकी दशा के 3 कंपोनेंट होते हैं। तो दशा के 3 कंपोनेंट में देखिए लॉजिकली आपको बताता हूं। हमने बताया कि हमारा 5वां भाव होता है पूर्व जन्म कर्मास, आपकी लग्न होती है क्रियामान कर्मास, और 9वां भाव होता है आपका संचित कर्मास। तो हम लग्न में जब ऐसे ही आपकी जो आप दशा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट इज द पूर्व जन्म कर्मास, सेकंड पार्ट इज योर करंट जन्म कर्मास, एंड थर्ड पार्ट इज द संचित कर्मास। अब दशा आपको किस तरीके से रिजल्ट देगी? आपकी दशा के पहले पार्ट के अंदर पूर्व जन्म कर्मास के आपको रिजल्ट मिलेंगे। पूर्व जन्म कर्मास 3 है। कौन से? आपके दृढ़ कर्मास, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़। अब दृढ़ के तो आपको जो मिलेंगे वो इंटेंस मिल जाएंगे, आपके पास कोई रिजोल्यूशन नहीं है उसका। मगर बाकी दो जो कर्मास हैं उनको तो आप रिजोल्यूशन कर सकते हो ना, उनका उपाय आपने कर लिया। उपाय कर लिया तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? कोई भी उपाय आपके जो भी कष्ट है या परेशानी है उन्हें दूर नहीं कर सकते। वो दो करेंगे, एक तो इंटेंसिटी कम करेंगे, मतलब उसका पीरियड बढ़ा देंगे, या पोस्टपोन्ड कर देंगे, आज की जगह बाद में होगा जी। ठीक है, जैसे एग्जाम है जी ये मई की बगैर आप सितंबर में दे सकते हो, एंड लाइक दैट। तो वो जो आपको जो कर्मास पेंडिंग हो गए उनकी सजा आपको मिलने वाली है थर्ड पार्ट ऑफ दशा के अंदर। मतलब उतना आपका पोस्टपोन्ड हो जाएगा एक पर्टिकुलर दशा के अंदर। शुक्र की दशा ही देखिए, तो शुक्र ने जो आपको देना है वो शुक्र अपनी दशा में ही देगा, किसी और को नहीं छोड़ सकता उसको। शुक्र को आपके जो के 9 प्लेनेट आपकी कुंडली में आपके लिए कुछ ना कुछ रोल लेकर आए हुए हैं। वो आपके लिए कुछ ना कुछ सजा और अच्छा बुरा जो भी करने के लिए आए हुए हैं। तो आपका जो फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट है उसके अंदर आप जो भी पेन फील करोगे वो आपके पूर्व जन्म कर्मास की वजह से होंगे। उनमें यदि आपके कुछ दृढ़ कर्मास हैं उस प्लेनेट से रिलेटेड, तो आपको ये मानकर चलिए कि वो दृढ़ कर्मास की सजा आपको पहले पार्ट में मिल जाएगी आरागत में। अदृढ़ और दृढ़ कर्मास की सजा भी पहले ही पार्ट में आपको भुगतनी है। मगर आप यदि कोई एस्ट्रोलॉजिकल या कार्मिक रेमेडीज कर लेते हो तो वो आपकी उसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगी, या वो पोस्टपोन्ड होकर कहां पर चले जाएगी? उस प्लेनेट के थर्ड पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आपको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध देख रहे होंगे आप। ठीक है, ईरान अमेरिका का युद्ध देख रहे होगे। मैं आपको समझा रहा हूं देखिए सजा किस तरीके से भुगतनी होती है। अभी आपने जुपिटर का ट्रांजिट देखा होगा। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एट प्रेजेंट द जेमिनी साइन, और एक कैंसर में जाने वाला है। आपको पता है कि जुपिटर अमेरिका ने जून 2025 में भी अटैक किया था 12 डेज के लिए।
अटैक किया था और जुपिटर का यही ट्रांजिट था। मगर वो फरवरी 2026 के अंदर फिर से आकर उसने अटैक किया जब जुपिटर रेट्रो हो गया। जुपिटर रेट्रो हो गया, वो उस पर्टिकुलर वो डैमेज उसको ईरान को उतना ही होना था, मगर वो डैमेज क्या हो गया आपका, पोस्टपोन्ड हो गया वहां पर। आपका जो 2025 के अंदर उसको जो डैमेज होना था वो लिमिटेड कर कर पोस्टपोन्ड हो गया। और पोस्टपोन्ड होकर वो कब आया आपका वापस से, जैसे ही जुपिटर रेट्रो हुआ तो रेट्रो जुपिटर ने क्या कलाकारी की। रेट्रो क्यों होता है, कोई भी प्लेनेट अपना अधूरा काम छोड़ पूरा करने जाता है वो वापसी। रेट्रो जब प्लेनेट होता है तो वो वापस उसी रास्ते पर जाता है, लौटता है जहां से वो आया हो। तो जुपिटर जैसे ही रेट्रो हुआ फरवरी 2026 में, यूएस ने उसके बाद फिर अटैक कर दिया। और मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये जून में आपका शांत हो जाएगा मामला। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, इन जून 2026 ये काफी हद तक आपका खत्म हो जाएगा मामला, मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा अप टू सम एक्सटेंट। और ये बाद में आपका अक्टूबर में फिर ये एक्सप्लोड करेगा बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। तो इसी तरीके से हम मैं यहां पर ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, पोस्टपोन्डमेंट, कि आपको सपोज कोई एक परेशानी हुई, कोई बीमारी हुई, कोई आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, आपने क्या किया, कर्मास के थ्रू या रेमेडीज के थ्रू उसको पोस्टपोन्ड कर दिया। पोस्टपोन्ड कर दिया तो वो तीसरा थर्ड पार्ट ऑफ दशा के अंदर रीअपियर होगा। क्योंकि जो बाकी दो कर्माज की सजा है वो आपकी या तो पोस्टपोन्ड होगी या वो आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप महसूस करते रहोगे। जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे महसूस करते हैं कि भैया एक पर्सन ने बैंकरप्ट होना है, 15 दिन में पता चला जी बहुत कुछ, दुकान में आग लगी, सारा कुछ बर्बाद हो गया और कुछ बचा नहीं उसके पास, खत्म हो गया खेल। और आप यदि वो रेमेडीज कर रहे हैं तो खेल अभी भी खत्म होगा उसका, मगर क्या होगा, धीरे 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 रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, काम भी चलता जा रहा है। और वो चीज जो 15 दिन के अंदर होनी थी वो हो सकता है 5 साल में उसकी हालत वो वहां पर जाकर पहुंच जाए जहां पर वो 15 दिन के अंदर पहुंचा। तो वो उस स्टेज पर तो पहुंचेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। मगर वो जो 15 दिन में पहुंचना था उसकी जगह उसको बहुत बड़ा समय लगा। तो वो जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दशा के अंदर जो सजा मिलने वाली है वो आपके पूर्व जन्म कर्मास की मिलने वाली है। अब हम दूसरी चीज हम मानकर चलते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच देखा होगा कि वो गलत काम कर रहे होते हैं, 2 नंबर के काम कर रहे होते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि यार ये तो एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ 2 नंबर के काम करने के बाद। पार्ट तो मैडम 18 ईयर की, जैसे राहु की दशा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि जब शुरू हुई उसके फर्स्ट 6 ईयर पहला पार्ट हो गया। जब सूर्य की दशा 6 साल की होती है तो सूर्य की दशा जब भी शुरू हुई उसके फर्स्ट 2 ईयर्स पूर्व जन्म कर्मास, नेक्स्ट 2 ईयर्स करंट कर्मास, थर्ड 2 ईयर्स में क्या होगा आपका पूर्व जन्म और करंट कर्मास के जो भी सजा मिलना बाकी है वो थर्ड में मिलेगी आपको। मैं सजा वर्ड बोल रहा हूँ, मजा भी मिलेगा, मगर हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो मजे की तो बात नहीं करेंगे ना हम। रेमेडीज तो की इसीलिए जाती है कि हम जो हमें प्रॉब्लम से जो ट्रबल्स मिलने वाली है उनको हम दूर करने के लिए रेमेडीज करते हैं। रेमेडीज इसलिए तो हम करते नहीं कि हमारी कोई अच्छी चीज मिल रही है वो उसे हम खत्म कर दें। अच्छे भी आपको जो फल मिलने वाले हैं वो इन्हीं इसी तरीके इसी ऑर्डर में मिलेंगे आपको। तो आपका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें हम जो करंट लाइफ के अंदर कर्मास कर रहे हैं, अभी जो कर्मास कर रहे हैं, आज के दिन जो कर्मास कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर रहे हैं बुरे मिलेंगे। आप सब लोग विजुअलाइज कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है हमने कुछ गलत किया होता है और हमारे साथ गलत हो जाता है। हमने किसी को गलत बोला, हमने किसी के बारे में गलत सोचा, वैसा हमारे साथ हो गया। दिस इज द पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द दशा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द दशा, नॉट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप बच के निकल जाओगे, करंट कर्मास का फल आपको फर्स्ट पार्ट में नहीं मिलेगा। आपको लगेगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मजे चले आ रहे हैं, कई अच्छी जगह पोस्टिंग होगी, खूब रिश्वत खाली 6 साल तक 8 साल तक सूर्य की शुक्र की दशा में। सेकंड पार्ट में आते ही लपेटे में आ जाओगे, किसी न किसी एजेंसी के चक्कर में आ जाओगे। जैसे ही आपकी दशा की दूसरा हिस्सा आएगा या कुछ ना कुछ आपको ऐसी ट्रबल आ जाएगी, इंटरनली मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी, आप घबराने लग जाओगे, चाहे पकड़ में नहीं आओगे कि कहीं मैं पकड़ में नहीं आऊं, या आपके साथ ऐसी कोई चीज अंदर ही हो जाएगी इंटरनली जिसकी वजह से आपका नींद उड़ जाएगी, रातों की दवाई लेकर सोना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होगी इन द सेकंड पार्ट। मगर आपका सेकंड पार्ट ऑफ दशा चल रहा है तो करंट कर्मास का आपको फल तभी इमीडिएटली मिलेगा सेकंड पार्ट में, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब थर्ड पार्ट जो दशा होता है ये सभी चीजों के बैलेंस को पूरा करना है, क्योंकि उस प्लेनेट ने काम खत्म करके जाना है। आपका शुक्र या आपका शनि आपकी कुंडली में जिस काम के लिए बिठाया है ईश्वर ने, वो ये सब एजेंट है भगवान के, सभी प्लेनेट के हैं आपके, ये निमित्त है करना ईश्वर ने। तो इनको एक ड्यूटी दी गई है आपकी कुंडली के अंदर
कि ये आपके लिए जो भी भला बुरा वो करेंगे, इन प्लानेटों को करना है, तो ये आपके एजेंट हैं ईश्वर के। अब ये एजेंट जो भी आपका थर्ड पार्ट के अंदर, वो शुक्र की जो भी दशा है, आपके पूर्व जन्म कर्मास के जो प्रारब्ध आप लेकर आए हो, पूर्व जन्म कर्मास के भी दो पार्ट होते हैं, एक जो इस जन्म में आपको भुगतने हैं, एक आगे जाके भुगतोगे अगले जन्मों में, उन्हें लेकर जाओगे। मगर इस जन्म में जो भुगतने हैं तो वो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दशा में आप भुगत लोगे, बाकी कुछ बच गया तो वो अब थर्ड पार्ट में आपको करना है। और जिसने जो रेमेडी कर रहा है वो पहले से तीसरे पार्ट तक धीरे धीरे भुगतता रहेगा, मतलब उसको पता नहीं चलेगा और उसकी इंटेंसिटी काफी कम होगी, वो भुगतेगा जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंटल टेंशन की फॉर्म में भुगतेगा, फिजिकल प्रॉब्लम की फॉर्म में भुगतेगा। जैसे बीमारी का मैं आपको देखिए बताता हूँ, दृढ़ कर्मा और दृढ़ कर्मा, हार्ट अटैक आ गया पर्सन को, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, दृढ़ कर्मा से है, हो गया। अब आप कुछ ही नहीं कर सकते, कितना ही ट्रीटमेंट ले लीजिए, जिसको एक बार पैरालिसिस हो गया वो आपका कोई रेमेडी नहीं है, नो रेमेडीज। मगर बीपी की प्रॉब्लम हो गई, अब बीपी की प्रॉब्लम में धीरे धीरे डायबिटीज होगी, अब धीरे धीरे आप करते रहिए, भुगत तो रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये तो है नहीं बच गए, मगर इंटेंसिटी काफी रिड्यूस हो गई। अब बीपी की प्रॉब्लम से कोई आदमी घबराता थोड़ी, एक टेबलेट रोज खा लेगा चलता रहेगा काम, मगर बीपी प्रॉब्लम इज देयर कंटिन्यूअसली, आप एक डिजीज से जूझ रहे हैं और पूरी जिंदगी जूझेंगे, बच ही नहीं सकते। मगर क्या हुआ, उसकी डिजीज की इंटेंसिटी, सभी एक ही चीज से रिलेटेड डिजीज है। आपका हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक भी इसी से रिलेटेड है, ब्रेन हेमरेज भी इसी से रिलेटेड है, और आपको लाइक पैरालिसिस भी इसी से रिलेटेड है, और ब्लड प्रेशर भी इसी से रिलेटेड है। अब आपको इनमें से कौन सी चीज होगी, मगर सभी की इंटेंसिटी बहुत अलग है। हार्ट अटैक में पर्सन खत्म भी हो सकता है, और आपका पैरालिसिस में वो बेड रिडन हो सकता है, थोड़ा सरवाइव भी कर सकता है, और बीपी के केस में वो सरवाइव करता रहेगा लंबे पीरियड तक, यदि उसने प्रॉपरली यदि मेडिसिन वगैरह लेती रही। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि वो एक ही चीज की आपकी इंटेंसिटी और पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग हो जाता है। रेमेडीज को समझने की जरूरत है पहले तो, नहीं अंतरदशा के कोई पार्ट नहीं करना है। अंतरदशा टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए होती है, आपकी कष्टों का कारण मेनली जो महादशा आपकी लाइफ को शेप करती है। अंतरदशा का रोल होता है पूरी तरीके से, मगर वो कब आपके साथ घटना घटित होगी उसमें अंतरदशा का रोल होता है, महादशा का रोल नहीं होता। महादशा आपकी किसी भी प्लेनेट की आ गई, और सपोज महादशा का ऐसा रोल नहीं होता आपका, सपोज किसी की 16 17 18 साल की उम्र के अंदर शनि की महादशा आ गई, कोई सी भी लॉर्ड सपोज शनि की, शनि ना ही तो मैरिज का कारक है ना ही बच्चे का कारक है, मगर आपको मैरिज भी होगी शनि की दशा में, बच्चे भी होंगे, चाहे वो जो मर्जी लॉर्ड बन जाए आपका। तो वो क्यों होंगे, क्योंकि भाई वो पीरियड है। महादशा लॉर्ड केवल लाइफ शेप करता है, महादशा लॉर्ड आपके इवेंट नहीं कराता। महादशा लॉर्ड से आपकी ओवरऑल देखी जाती है, उसकी महादशा लॉर्ड से स्पेसिफिक रिजल्ट देखने होगी, इसके संतान होगी ये होगी नहीं, उसमें अंतरदशा लॉर्ड का पीरियड वो होता है कि महादशा के अंदर कौन सी घटना घटित होगी, वो अंतरदशा कब कौन सी घटना घटित होगी वो अंतरदशा लॉर्ड डिसाइड करता है। देखिए आपकी एक पर्टिकुलर महादशा है, वो एक पर्टिकुलर काम को मना कर रही है तो अलग बात है, मगर ना ही यहां कर रही है ना ही मना कर रही है, तभी भी उस महादशा के अंदर वो काम हो जाएंगे आपके। न्यूट्रल है यदि महादशा, महादशा का न्यूट्रल होना सफिशिएंट है, मगर अंतरदशा को आपको काम करना पड़ेगा, तो अंतरदशा पॉजिटिव होगी। जैसे देखिए मैरिज या चाइल्ड बर्थ हम अक्सर देखते हैं, सभी लोग पहचानते हैं चाइल्ड बर्थ आपका हम 5वें भाव से देखते हैं। यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम यही मानेंगे कि 5th हाउस, 5th लॉर्ड की दशा हो, जुपिटर की दशा हो, आप सप्तमशा में चले जाते हैं, 5वें भाव की दशा हो मेनली, मगर इनसे 5वें भाव से कोई लेना देना नहीं है। उस प्लेनेट की दशा में भी, महादशा में भी चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, मगर अंतरदशा का लेना होगा। अंतरदशा यदि आपकी नहीं है उन भावों से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। महादशा यदि न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब आपको नेगेटिव, मतलब नेगेशन नहीं होना चाहिए, उन भावों के विपरीत नहीं होनी चाहिए जो काम होना है आपका, तो आपको वो मैरिज डेफिनेटली दे देगा, वो चाइल्ड बर्थ भी दे देगा, मगर कब होगा वो अंतरदशा पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हम रेमेडीज में मेनली जो बात करेंगे वो महादशा की बात करेंगे, अंतरदशा की बात नहीं करेंगे, और अंतरदशाओं के लिए आपके पास कोई आएगा भी नहीं, ये भी मैं बता देता हूं। आपके पास जब आएगा जब व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे आखिर में आता है, ठीक है, सबसे पहले बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर आयुर्वेद वाले के पास जाएगा,
फिर होम्योपैथी वाला बता देगा कोई उससे जाएगा, फिर इसके बाद वो कहीं पर चादर चढ़ाने जाएगा, फिर वो इसके बाद किसी मंदिर में जाएगा, फिर किसी मस्जिद में जाएगा, फिर किसी गुरुद्वारे में जाएगा, फिर किसी बाबा के पास जाएगा, बागेश्वर धाम जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, और एंड में वो कहेगा मैं एस्ट्रोलॉजी को तो मानता नहीं हूं, पर चलो इनके पास चला जाता हूं। तो आपके पास जो पूरी तरीके से खपके आएगा, मतलब व्यक्ति जो सब जगह से परेशान है वो आएगा, उससे पहले आपके पास कोई भी नहीं आने वाला है, ये आप निश्चित मान लीजिए। वन गो में कोई नहीं आएगा, तब तक उसकी अंतरदशा निकल चुकी होगी जिसमें परेशानी हुई होगी, नई अंतरदशा चल रही होगी। तो विद इन ए अंतरदशा कभी कोई व्यक्ति रेमेडी लेने नहीं आता, व्यक्ति रेमेडी लेने आता है जब वो सारे रास्तों को दूर कर देता है। तो हम क्या है, सबसे खराब पोजीशन पर बैठकर लोगों को वो देते हैं कंसल्टेशन, तो हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है औरों के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पर क्या है जो मैं आपको बता रहा था, तो महादशा पर हम फोकस करेंगे, और अंतरदशा महादशा की मैं और भी बाद में भी बात करूंगा। खैर अभी हम उस पर स्पेसिफिक नहीं आ रहे, तो मैं बता देता हूँ ये 3 पर्टिकुलर पार्ट होते हैं आपके। तो आपको पहले पार्ट के अंदर ही पूर्व जन्म कर्मों के फल मिलेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर करंट अभी कर रहे हैं, और जो तीसरा पार्ट आया उसके अंदर आपके जो संचित कर्मा, संचित का मतलब उसके अंदर आपने जो फर्स्ट में कुछ का बच गए थे जो इस जन्म में मिलने थे प्रारब्ध के, और आपके जो करंट कर्माज हैं उनके भी जो फल मिलने हैं वो आपको तीसरे पार्ट में मिल जाएंगे। बच गए इसके बावजूद भी तो हम उससे क्या करेंगे, आपने कोई बहुत ही मेजर रेमेडीज कर ली, एकदम आपका गिव अप कर दिया, पूरा भगवान की शरण में चले गए, जैसे साधु महात्मा चले जाते हैं, तो भगवान उनको तो दे नहीं सकता, मौत दे सकता है मगर कष्ट नहीं दे सकता। ठीक है, मौत एक कष्ट नहीं है अपना अपने, वो तो मुक्ति हो गई। तो वो फिर क्या करेगा, वो अगले जन्म में वो आपके पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, तो वो तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेमेडीज होगी। तो इस तरीके से हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बताया है। जो मेनली आपका रेमेडीज का जो पार्ट आता है प्लेनेट में, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक तो होती है प्लेनेट बेस्ड रेमेडीज, एक होती है भाव बेस्ड रेमेडीज। आपकी कुंडली में 2 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्लेनेट और भाव। अब यहाँ पर और रेमेडीज के 2 कंपोनेंट हैं जिसे ध्यान से समझना है। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी प्लेनेट आपको परेशान कब करेगा, कोई भी प्लेनेट कब परेशान कर सकता है, जब उस प्लेनेट के अंदर ताकत है। आपको कोई भी प्लेनेट अच्छे फल कब दे सकता है, जब उस प्लेनेट के अंदर ताकत है। पहले अंडरस्टैंड करिए कि हमें रेमेडीज क्यों देनी है, कब देनी है। हर किसी को रेमेडीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हर समय रेमेडीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हर परेशानी की रेमेडीज नहीं होती। आपको रेमेडीज के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि आप प्लेनेट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। प्लेनेट कौन सा रोल में आएगा उसकी हम बात करेंगे। प्लेनेट को आइडेंटिफाई करना है। प्लेनेट के अंदर 2 तरह की क्वालिटीज होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। अब कहेंगे क्वांटिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव बताती है उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर आपका अच्छा या बुरा करने की ताकत भी है नहीं, वही तो अच्छा बुरा कर पाएगा। यदि किसी के अंदर ताकत ही नहीं है तो अच्छा और बुरा कैसे कर पाएगा। यदि प्लेनेट के अंदर आपका बल होना चाहिए ना, हर एक प्लेनेट के अंदर बल होता है, वो बताता है उसकी क्वांटिटी। और तो जो भी प्लेनेट आपको फल देने वाला है अच्छे या बुरे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अब ताकत आपको पता होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर को कि इसके अंदर ताकत है या नहीं। अब ताकत को हम किस तरीके से देखेंगे, उस पर आएगा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, उस प्लेनेट की क्या क्वालिटी है, क्या वो आपको अच्छे फल देने वाला है या बुरे फल देने वाला है। क्योंकि आपकी कुंडली में 2 तरीके के प्लेनेट होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट, एक होते हैं फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट। इसके बाद कुछ प्लेनेट आपके न्यूट्रल होते हैं। तो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट को हम ये मानकर चलते हैं, अजम्पशन लेकर चलते हैं कि फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट आपको अच्छे फल देगा, और फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट को हम ये मानकर चलते हैं कि उसकी जो मेन जिम्मेवारी है आपको खराब फल देने की जिम्मेवारी है। अब ये है उसकी क्वालिटी, प्लेनेट की क्वालिटी चेक करनी है आपकी गिवन कुंडली के लिए। एक प्लेनेट फंक्शनल बेनिफिक है या वो प्लेनेट फंक्शनल मेलिफिक है। फिर जो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है वो आपको क्या करेगा, देखिए मैं आधार बता रहा हूं रेमेडी का, इसके अलावा और कोई आधार नहीं होगा। रेमेडी हम 10 तरीके की करेंगे, चीजों को 10 तरीके से देखेंगे। रेमेडी का आधार सिंपली है कि आपको प्लेनेट को 2 तरीके से चेक करना है, क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली। क्वालिटी का मतलब है वो आपकी कुंडली में जिसे हम बोलते हैं वो कारक है, और आपका अकारक है, या जिसे हम फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है। तो अब यहां पर आप प्रेडिक्शन से अलग चले जाइए।
रेमेडी में आप ये मानकर चलोगे कि जो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट होगा वो आपका भला करने के लिए आपकी कुंडली के अंदर, और फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट आपका बुरा करने के लिए आपको परेशानियां देगा, इसीलिए उसको फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट बोला जाता है। इसको प्रेडिक्शन से लिंक मत करना। फंक्शनल मेलिफिक का ये कहीं नहीं मतलब है कि वो सब कुछ बुराई करेगा, नहीं। उसकी अपनी लॉर्डशिप के जो हाउसेज हैं उनके वो रिजल्ट देगा, वो आपके लॉर्डशिप के भी अच्छे रिजल्ट होते हैं। सपोज 6 लॉर्ड है तो 6 लॉर्ड सब कुछ ही खराब करेगा ऐसा नहीं होता है, मगर उसके जो मेजोरिटी ऑफ जो रिजल्ट हैं वो आपके नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट की अब मैं नहीं बात कर रहा, जो आपकी कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मेलिफिक आपको आइडेंटिफाई करना है हर एक प्लेनेट को, इसे बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी देखेंगे उस प्लेनेट की कि ये बेनिफिक है या मेलिफिक है। और दूसरा बात है क्वांटिटेटिव, दोनों को कंबाइन किए बगैर कोई भी रेमेडी नहीं बता सकते। क्वांटिटेटिव का मतलब है जो प्लेनेट है वो उसकी ताकत कितनी है, बल कितना है उसके अंदर। क्योंकि आप समझिए, सपोज आपकी कुंडली का एक आपको फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट आपने देख लिया, हमने मान लिया कि ये प्लेनेट हमें भाई परेशानियां देगा। ताकत देखिए, परेशानी देने की ताकत भी है या नहीं उसके अंदर। पता लगा वो आपका कमजोर है, कमजोर है तो आपका क्या बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके अंदर ताकत तो होनी चाहिए ना। आपका मेलिफिक किसी को भी बना दीजिए तो मेलिफिक प्लेनेट के अंदर ताकत होगी, देन ओनली वो आपका कुछ बुरा कर पाएगा, अदरवाइज वो आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। तो पहला तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि और ऐसे ही आपका यदि सपोज फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, अब वो भी अच्छा कब करेगा आपका, जब उसके अंदर ताकत होगी। ताकत का मतलब बल होगा, उसके अंदर ग्रह बल होगा, प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ होगी, तभी तो वो आपका अच्छा करेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा बुरा करने वाला प्लेनेट है, देखिए मैं आपको बेसिक नियम बता रहा हूं, आपके सारी रेमेडी इसी नियम के बियॉन्ड कहीं नहीं जाएगी, केवल देखने के तरीके बदलेंगे। आपको ये बेसिक कंसेप्ट माइंड के अंदर बिठा कर रखना है कि जो प्लेनेट आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक है, तो हम ऐसा मानकर चलेंगे उसने आपकी जिंदगी के अंदर आपका भला करना है, आपके लिए अच्छाई करनी है, आपके शरीर को अच्छा करेगा, आपके धन धान्य को अच्छा करेगा, संतान अच्छी देगा, शादीशुदा जिंदगी अच्छी करेगा, आपकी जिंदगी के अंदर वो अच्छाई लेकर आएगा, ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है। हम क्या चाहेंगे, ऐसा प्लेनेट जो आपका अच्छा करने वाला है। हम चाहेंगे वो बली हो, स्ट्रोंग हो, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। हम ऐसे थोड़ी चाहेंगे वो कमजोर हो। जिसने आपको अच्छे फल देने हैं वो प्लेनेट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी मींस बल स्ट्रोंगर होना चाहिए। अब रेमेडी कब करेंगे, जो आपकी कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, जिसने आपकी जिंदगी बनानी है, जिसने आपकी जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस लानी है, वो प्लेनेट यदि आपकी कुंडली में कमजोर होकर बैठा हुआ है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लेनेट को स्ट्रोंगर करना पड़ेगा। दिस द ओनली कंसेप्ट। जो आपको फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट जिसने आपकी जिंदगी के अंदर अच्छा करना है, और अच्छा करने वाला प्लेनेट यदि कमजोर बैठा हुआ है, देखिए इस वर्ड को ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग कुंडली देखेंगे, ये 5th है, 9th लॉर्ड है, 1st लॉर्ड है, ये फलाना, ये पहले ढिकाना है। पहली चीज का मेरी का ध्यान रखना, उसका बल देखना है। बल के अंदर यदि वो अल्प बली है, एक मिनिमम जो उसकी फल देने के लिए स्ट्रेंथ है, उससे यदि कम स्ट्रेंथ है तो उसको हम स्ट्रेंथ देने के लिए उसकी रेमेडीज करेंगे। मगर क्या हमेशा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो यदि आपका अच्छा फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, उसके अंदर क्वांटिटी है, उसके अंदर जितनी ताकत होनी चाहिए उतनी ताकत अवेलेबल है, उससे ज्यादा ताकत अवेलेबल है, अब आपकी उसकी रेमेडी करोगे वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 लोग देख के रेमेडी बता देते हैं, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि रेमेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उतना सिंपल टॉपिक नहीं है। इजी भी है मगर आपको समझना है। मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूं कि आपका जो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, वो हम मानते हैं कि वो हमारी जिंदगी के अंदर अच्छा बदलाव लेकर आएगा। जनरली लोग लग्नेश को फंक्शनल बेनिफिक मानते हैं, 5th लॉर्ड को मानते हैं, 9th लॉर्ड को मानते हैं। उस पर भी मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। क्वांटिटी और क्वालिटी पर हम 2-3 क्लास लेंगे। रेमेडीज तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, क्योंकि रेमेडीज इज नॉट ए बिग थिंग, किसकी करनी है ये बिग थिंग है यहाँ पर।
आइडेंटिफाई करना कि हम किसकी रेमेडी करें, स्टोन वगैरह वो सारी चीज आपको 10 जगह मिल जाएंगी, किसकी करनी है वो सबसे मेन पार्ट है। तो मैंने क्या बोला कि जो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, इससे ध्यान से सुनना। आपने अक्सर देखा होगा कि आप में से और आप में से भी कुछ लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता, कुंडली देगी, लग्नेश का स्टोन पहन ले, पंचमेश का पहन ले, भाग्येश का पहन ले, बस। ये कोई देखने का कष्ट नहीं करता भाई उसका स्टोन पहनने की जरूरत भी है या नहीं है। देखिए आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, जुपिटर क्या है? आपका ज्ञान है। जुपिटर आपकी कुंडली में सपोज लग्नेश हो गया, जुपिटर क्या है? ज्ञान है। जिसको अधिक ज्ञान होता है वो क्या करता है? आदमी घमंडी हो जाता है, वो किसी को दुनिया में कुछ समझता ही नहीं। तो वो जो घमंडी हो जाता है वो दूसरे व्यक्ति की सुनेगा ही नहीं, वो सोचेगा मेरे जितना तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। और जहां आप में आपके अंदर एक चीज से ज्यादा, सपोज आपने पावर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को एक पावर दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, भाई ये प्राइम मिनिस्टर के अधिकार हैं। अब उसको आप अनलिमिटेड पावर कर दोगे तो क्या करेगा? वो डिक्टेटर बन जाएगा, और डिक्टेटर बन के वो आपके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगा। तो आपको एक लिमिट से ज्यादा किसी भी प्लेनेट को स्ट्रेंथन नहीं करना है, ये आप नियम मानिएगा। आपका सपोज शुक्र है, आपका शुक्र को आपने, ये लग्जरी का कारक प्लेनेट है शुक्र, हमको मालूम है। और आपने क्या किया कि शुक्र को बड़ा पहले से ही मजबूत है और कर दिया, अब आपको जिंदगी के अंदर वो लग्जरी के अलावा सारी चीजें खत्म कर देगा। केवल लग्जरी से काम चल सकता है क्या हमारा? आपको दिन रात शुक्र से रिलेटेड चीजों में आप डूबे रहोगे। जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे ना, वो अपना शुक्र मजबूत करवा लेते थे, और इसके बाद 450 रानी है, 556 रानी है, रानियों के अलग महल बना रखे हैं और उन्हीं महलों में जी रहे हैं। पता लगा दुश्मन ने अटैक किया और सारे उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो शुक्र मजबूत होने से क्या हुआ? कुछ भी फायदा हुआ क्या? तो आपको कुंडली का किसी भी पर्टिकुलर, आपने सूर्य को बहुत मजबूत कर लिया एक लिमिट से ज्यादा, सपोज आपका वो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है, सूर्य को मजबूत कर लिया, भाई आपसे दुनिया में कोई भी बात करके तैयार नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर तो एटीट्यूड इतना आ जाएगा कि आप ये सोचोगे मैं ही मैं हूं, क्योंकि सूर्य आपका ऑलरेडी मजबूत था, उसको एक लिमिट से ज्यादा आपने स्ट्रेंथ दे दी, तो सूर्य के कार्यकत्व में वृद्धि करेगा ना। तो सूर्य के कार्यकत्व में भी हमें एक लिमिट से ज्यादा वृद्धि नहीं चाहिए। आपके जो बेनिफिक प्लेनेट है उनका बेनिफिशियंस भी एक लिमिट से ज्यादा खराब होता है। हम कहते हैं ना, अति सर्वदा वर्जते, किसी भी चीज की अति हमेशा मना होती है। आपको यदि 3 चपाती खानी है, आपको मैं 6 चपाती, ऐसा है, देखिए इसको समझिए। आप किसी के घर गए, सूर्यदेव हमारी कुंडली में बैठा है ना, आपकी डाइट है 2 चपाती की, वो जबरदस्ती ठूस ठूस के 8 चपाती खिला देंगे आपको, क्या हालत होगी आपकी? वैसी हालत उस बेचारे प्लेनेट की होती है जब आप उसको एक्सेसिव स्ट्रेंथ दे देते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहली बात, क्वालिटी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए वेदर प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलिफिक है, दिस द फर्स्ट थिंग। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो है क्वांटिटी, और क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखना है। ब्लाइंडली किसी भी प्लेनेट की रेमेडी किसी को नहीं बतानी है, कि ब्लाइंडली बोल दिया भाई ये आपने इसकी करिए, पंचमेश है, सप्तमेश है, इसकी दशा चल रही है तो रेमेडी कर लीजिए। समझना है किस तरीके की रेमेडी करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो किसी भी प्लेनेट को आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाना है। आपकी कुंडली में बन का है, ठीक है, स्ट्रेंथ को हम रिड्यूस नहीं करेंगे फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट की, मगर वो सफिशिएंटली स्ट्रोंगर है। तब आपको क्या करना है, अब मैं इसमें स्ट्रेंथ में 2 पैरामीटर बताऊंगा, आगे मैं षटबल के बेस पर बताऊंगा, और इसके बाद रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ के बेस पर बताऊंगा, और उसी बेसिस पर आपको रेमेडीज करनी है। पर उस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये आपके दिमाग के अंदर बिठा लीजिए कि आपका कोई भी प्लेनेट फंक्शनल बेनिफिक है तो ये नहीं कि उसकी आप रेमेडी बता दो किसी को भी। रेमेडी तभी बतानी है, उस प्लेनेट को जज करना है। जज करने के बाद ही आपका, आप जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बगैर टेस्ट किए हुए, आपको बुखार नहीं है तभी भी ये थोड़ी है मेरे पास आ गया तो मैं अब इसको पैरासीटामोल खिलाई देता हूं। हम पैरासीटामोल खिला देते हैं उसे कि फंक्शनल बेनिफिक है, अब तो इसका स्टोन पहन ले भाई, तेरा तो ये योग कारक प्लेनेट है, स्टोन पहन ले भाई, वो पहले से ही स्ट्रोंग है, अब स्टोन किस लिए पहना रहे हो? आप जैसे ही एक प्लेनेट को स्ट्रोंगर करते हो, मैं आगे बताऊंगा, आपके दूसरे प्लेनेट वीकर हो जाते हैं। रेमेडीज काउंटर बैलेंसिंग होती है लाइफ में। जो कर्माज हैं वो आपके फिक्स है ऑलरेडी, आपको वही कर्माज हैं, वही रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो आपकी पूरी लाइफ में वही मिल रहे हैं। जब हम एक चीज के रिजल्ट को बढ़ाते हैं तो आपकी दूसरी चीज के काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जैसे मैंने बताया, शुक्र को आप मजबूत कर लीजिए, आपका जुपिटर कमजोर हो जाएगा, आपका विवेक मारा जाएगा जैसे ही आपका शुक्र मजबूत होगा। जितना शुक्र को मजबूत करते जाइए जुपिटर खत्म होता जाएगा, जुपिटर को मजबूत करते जाइए शुक्र मरता चला जाएगा। तो प्लेनेट की बैलेंसिंग जरूर होती है लाइफ के अंदर। तो रेमेडीज में इन चीजों का बड़ा फोकस करना है। अब आ जाता है दूसरा पार्ट,
कि सपोज आपका फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है, खराब ग्रह की दशा चल रही है, आपकी दशा चल रही हो, हम 1 मिनट के अंदर उसको रेमेडी बता देते हैं। खराब ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में आपको बर्बाद करने के लिए है, वो आपका शत्रु है। हम क्या चाहते हैं, शत्रु कमजोर हो। ऐसा तो कोई नहीं चाहता दुनिया में कि शत्रु मजबूत हो। तो फंक्शनल मेलिफिक मींस वो आपका शत्रु प्लेनेट है, और शत्रु प्लेनेट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, हम चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लेनेट आपका जितना ज्यादा वीक हो सके उतना वीक होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। अब आपको, आपने कुंडली देखी नेटिव की, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो चीजों पर फोकस करना है। कैसे देखेंगे स्ट्रेंथ वो मैं आगे बताऊंगा, मगर पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कि आपने देखा आपकी कुंडली का एक फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट है, वो एक्शन में है करंटली। अब हमें पता चला कि हम जिंदगी के अंदर कोई सफरिंग है, हमें कुछ परेशानियां हो रही हैं, और परेशानियां हो रही हैं तो हमने देखा कि ये फंक्शनल मेलिफिक की दशा चल रही है। अब फंक्शनल मेलिफिक की दशा चला के आप पता लगे कि उसको पहले से ही वीक है, तो और वीक नहीं करना है उसे। किसी की भी एक लिमिट से ज्यादा, हर प्लेनेट ने आपकी कुंडली के अंदर बुराई बुरा नहीं करना, हर प्लेनेट ने अपने सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देने होते हैं। आप समझिए क्यों। फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट का आप 99% लोगों के पास चले जाइए, वो उसको कमजोर करना बता देंगे। मार्स की दशा चल रही है, मार्स आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल मेलिफिक हो गया, वो कहेंगे अच्छा ये तो मार्स की वजह से हो रहा है, अब इसको तो आप कमजोर कर दीजिए, इसका दान कर दीजिए, इसका ये कर दीजिए, इसका वो कर दीजिए। तो मार्स मतलब आपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब मार्स बर्बाद कर दिया तो मार्स के क्या सिग्निफिकेशंस आपको लाइफ में चाहिए नहीं? मेलिफिक है नो डाउट, मगर हर मेलिफिशियंस भी तो लाइफ के अंदर चाहिए। आपके शरीर के अंदर आपको ऊर्जा नहीं चाहिए, आपको शरीर के अंदर एटीट्यूड नहीं चाहिए, आपको थोड़ा भी अग्रेशन नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी आपको कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा और चुप गांधी जी वाला सिद्धांत दूसरा गाल कर दोगे, वो दूसरा भी तोड़ देगा। अब क्योंकि मार्स के सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ के अंदर होना इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक लिमिट से कम कमजोर प्लेनेट को कुछ भी नहीं करना, चाहे वो फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है। सपोज आपका वो, हम बताएंगे षटबल के बेस पर कितनी लिमिट होगी किस प्लेनेट की। यदि आपकी कुंडली के अंदर आप देख लीजिएगा, आपका मेलिफिक प्लेनेट भी यदि कमजोर होकर बैठा है, उसकी कोई भी रेमेडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेलिफिक की रेमेडी कब करेंगे? जब क्वांटिटेटिवली वो षटबल में स्ट्रोंग है। अब षटबल में स्ट्रोंग हो गया तो वो स्ट्रोंग होकर आपका जो बुरा कर रहा है वो काफी ताकत लगाकर कर रहा है। अब बुरा हम थोड़ी चाहते हैं कि कोई ताकत लगाकर हमारा शत्रु बली हो, स्ट्रोंग हो। कमजोर शत्रु को कौन कमजोर करता है, एक बात बताइए। जो है ही नहीं, जिसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, आपसे लड़ने की स्थिति में ही नहीं है, उसे हम कमजोर किस लिए करने की कोशिश करेंगे? हम कमजोर किससे करने की कोशिश करेंगे? जो मजबूत है। आप लोग क्रिकेट फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है, या तो अब इंडिया को किसी बरमूडा से आप खिलाओगे, इंडिया वाले बरमूडा के लिए थोड़ी वो करेंगे एफर्ट, आपके इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए एफर्ट करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग शत्रु है। तो स्ट्रॉन्ग शत्रु को हम कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी कुंडली के अंदर जो फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है, उसे ब्लाइंडली ट्रीटमेंट उसका भी नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका हर एक प्लेनेट जब उसने आपने आपने उसको ब्लाइंडली वीकन कर दिया, तो उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ के अंदर वीक हो जाएंगे। हर मेलिफिक प्लेनेट के आपके सिग्निफिकेशंस होते हैं, बताता हूं। सैटर्न आपने वीक कर लिया, फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है वो आपकी कुंडली का, आपके कारोबार में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो आपके कारोबार का नेचुरल कारक है। सैटर्न आपको चाहे कोई सा भी 7th और 8th लॉर्ड बनकर बैठा हो, आपकी कुंडली के अंदर शनि कैंसर लगने की कुंडली के लिए 7th और 8th लॉर्ड होता है। सबसे खराब स्थिति है, मारक भी हो गया, 8th लॉर्ड भी होकर बैठ गया, जहां पर भी जाएगा। अब आप सोचो कि इसकी दशा आ रही है, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होगी, और आप सोच रहे हो कि हम इसे बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। कमजोर कर दोगे, इमीडिएटली आपके प्रोफेशन के अंदर आपको ट्रबल्स आना शुरू हो जाएंगी। कोई और तरीके की आपने दिक्कत को दूर करोगे तो उस तरीके की दिक्कत आ जाएगी। तो बहुत सोच समझ के करना है। व्यक्ति से बात करनी है, उसको समस्या क्या आ रही है, हमें उस समस्या का निदान देना है, मगर साथ में यह भी ध्यान रखना है कि वो एक समस्या आप काटो और दूसरी समस्या उस व्यक्ति को पैदा हो जाए, और जो समस्या है वो भी बनी रहे, पूरी तरीके से जाए ना। उसका मैं रीजन बता रहा हूं। हर मेलिफिक प्लेनेट, फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस भी हमें लाइफ के अंदर जरूरी होते हैं। कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसके सिग्निफिकेशंस को पूरी तरीके से खत्म कर दें। तो फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट की रेमेडी आप तभी दोगे जब वो आपका बुरा करने में कैपेबल है।
यदि वो आपका बुरा करने में कैपेबल नहीं है और आपका वो ऑलरेडी कमजोर है, तो हम उसको स्ट्रोंगर करने की तो हिम्मत नहीं दिखाएंगे, मगर आप ये मानकर चलिए उसकी हम रेमेडी तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे किसी व्यक्ति को, और कमजोर उसको करने की रेमेडी बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो नटशेल में जो मैंने यहाँ पर इतना टाइम लेकर आपको जो दो छोटी छोटी बातें बताई हैं, वो ये बताई हैं कि हमें हमारी कुंडली के अंदर पहला तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन से प्लेनेट आपको अच्छे रिजल्ट देंगे परिणाम, और कौन से प्लेनेट आपको बुरे परिणाम देंगे। ये दो चीजों को आपको अंदाजा होना चाहिए। अब जो अच्छे परिणाम देने वाले प्लेनेट हैं वो आपके स्ट्रोंग होने चाहिए, ये सामान्य सा नियम है। मगर आप रेमेडी तभी करेंगे जब वो कमजोर हैं, और कमजोर है तो उन्हें स्ट्रोंगर बनाने की हम रेमेडी करेंगे। मगर वो ऑलरेडी स्ट्रोंग है तो उनकी किसी भी रेमेडी की रिकमेंडेशंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाता है दूसरा जो हमें आप देखेंगे कि हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिक या खराब फल देने वाले कौन से प्लेनेट हैं। तो खराब फल देने वाले प्लेनेट की रेमेडी तभी करेंगे जो वो आपके स्ट्रोंगर या बली होकर आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, मगर वो कमजोर है तो उनकी भी रेमेडी नहीं करनी है। अब आप रेमेडी करिए या मत करिए वो एक अलग बात है, मगर आप गलत रेमेडी कभी किसी को मत बताइए। सपोज आपने फंक्शनल बेनिफिक 159 लोड को, जनरली सब लोग, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, अभी मैं 10 के पास चले जाऊंगा, 10 में से 10 गारंटेड उनकी रेमेडी बता देंगे बगैर कुछ देखे हुए। वो देखेंगे अच्छा आपका लग्नेश है जुपिटर, आप तो ये फलाना पहन लो, पुखराज पहन लो, ये पहन लो, सोना पहन लो, केसर लगा लो, माथे पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, वहां पे लगा लो, ये और ये रेमेडी हो जाएगी। सोचेंगे हम बहुत बड़ा बढ़िया हो गया, और बहुत लोगों को गलतफहमी हो रही है हमारे साथ बढ़िया हो रहा है, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। आप देखिएगा बाई चांस आपका यदि वो कमजोर है तो ठीक है, आपको भला हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जिनकी परेशानी होती है उनका लग्नेश कमजोर होता ही होता है, इसलिए बाई चांस वो हो गया। मगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन वो देनी है रेमेडी, और रेमेडी ये देनी है कि आपको जब भी 159 लॉर्ड है उन सभी की स्ट्रेंथ देखनी है। तो हम प्लेनेट को दो तरीके से, हर एक प्लेनेट को हमें सबको देखना आना चाहिए कि एक तो क्वांटिटेटिव वे में, एक क्वालिटेटिव वे में। क्वांटिटेटिव वे अभी हम समझाएंगे, क्वालिटेटिव वे भी हम डिटेल में समझाएंगे कि किस प्लेनेट की स्ट्रेंथ हो। तो ये जो मैं अभी आपको टॉपिक बताया है, इसको आप माइंड के अंदर संभाल के रखें, क्योंकि अभी भी आप में से बहुत सारे लोग रेमेडीज बताते होंगे कि आपको हर एक केस में रेमेडी नहीं बतानी है प्लेनेट की। कॉज तो हम ढूंढेंगे, दशा और अंतर दशा जो भी चल रही है, जो पीरियड चल रहा है, उसके बेस पर हम कॉज देखेंगे कि किस वजह से पर्सन को दिक्कत है, मगर प्लेनेट की रेमेडीज बताते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम कुछ एक और इसमें टॉपिक्स पर आते हैं। अब देखिए जो उपाय या रेमेडीज हैं, एक्चुअली स्पेसिफिक प्लेनेट की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं। रेमेडीज को हमने 3 टाइप ऑफ रेमेडीज में यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है। 3 टाइप ऑफ रेमेडीज, ये मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 3 जो आपके प्रमुख जो आपकी रेमेडीज हैं वो है, एक होता है आपका शांति या पैसिफिकेशन। शांति के फॉर्म में हम रेमेडीज करते हैं। शांति आपको पता है जनरली हम अशुभ ग्रहों की शांति करते हैं। अशुभ ग्रहों के जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए उनकी शांति की जाती है। तो यह प्रक्रिया अशुभ ग्रहों को प्रतिकूल ऊर्जा को शांत और निष्प्रभावी करने के लिए हम करते हैं। जब भी किसी कुंडली के अंदर कोई भी फंक्शनल मेलिफिक प्लेनेट है, हाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी मैम, बताऊंगा मैं वो फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक कैसे देखेंगे, स्ट्रेंथ कैसे देंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं बता रहा हूँ किस तरीके की रेमेडीज। अभी आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी कुंडली के लिए कौन मतलब जो मेलिफिक होंगे वो उनके लिए हमें क्या करना है, बेनिफिक के लिए क्या करना है। मेलिफिक बेनिफिक अगली क्लास में बात करेंगे उस पर, क्योंकि वो एक टॉपिक है, उसको एक क्लास में लेंगे हम। तो ये आपका अशुभ ग्रहों को की ऊर्जा को कम करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका एनवायरमेंट के अंदर जब धुआं होता है
तो अब हम क्या करते हैं, धुएं को हटाने के लिए हम अलग अलग मेजर्स लेते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं या बारिश हो जाती है, एक्सपेक्ट करते हैं जिससे धुआं आपकी दूर चली जाए। तो उसी तरीके से हम शांति करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं। इस तरीके से वायु का शुद्धिकरण भी हम करते हैं, कई प्लेनेट के केस में हवन वगैरह करते हैं, और इस तरीके का काम हम करते हैं। दूसरा होता है एम्पावरमेंट, मजबूत करना, सशक्तिकरण। एक होता है शांत करना, शांत किसे करोगे, अभी मैं आपको समझा के आ रहा हूं, उसी चीज को दूसरे तरीके से बता रहा हूं। जो भाई बुरा करने वाला है उसी को तो शांत करोगे, जो आप क्रोधित है, जो आपका खराब करने वाला है वही शांत करोगे। और आपका दूसरा एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण, वो किसको करोगे, शक्ति किसे दोगे, जो आपका शुभ अच्छा करने वाला है। ये सेकंड टाइप की रेमेडी होती है। यह उद्देश्य तब लागू किया जाता है जब कोई ग्रह शुभ हो, परंतु उसमें अपने सकारात्मक गुणों को प्रकट करने की पर्याप्त शक्ति ना हो, ताकत ना हो। पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश में दे दूंगा, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी में कराऊं, इसलिए मैं हिंदी का ये जो भी पीडीएफ आपको रीड करके बता रहा हूं। ये चीज मैं आपको बोल वैसे चुका हूं, पर मैं रीड कर रहा हूं टू स्लो डाउन द क्लास। रत्नों, विशिष्ट मंत्रों या ग्रह सशक्तिकरण उपायों के माध्यम से ज्योतिषी उस ग्रह की आभा और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि वह अपने वांछित एवं शुभ फल प्रदान कर सके। ये सेकंड टाइप की रेमेडी होती है। और तीसरी होती है निवृत्ति और लिबरेशन। निवृत्ति और लिबरेशन हम तब करते हैं जब व्यक्ति सांसारिक जीवन से अलग होकर करना चाहता है, कि वो ग्रहों से मुक्त होना चाहता है, वो सभी तरीके के कष्टों से दूर जाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से सरेंडर करके ईश्वर की उसमें चले जाते हैं, और ये मुक्ति के लिए की जाती है। मगर मेनली जो दो रेमेडीज हमने अक्सर की जाती है, वो पहली की जाती है आपकी पैसिफिकेशन, शांति करना, या जिसे वीकन करना बोल सकते हैं, और दूसरा है एम्पावरमेंट, शक्ति देना किसी भी प्लेनेट को। अब देखिए परस्पर संबंधितता का सिद्धांत और इंद्रजाल, इंद्राज नेट क्या होता है। देखिए उपायों की प्रभावशीलता को प्राय वैदिक दर्शन का इंद्रजाल की अवधारणा द्वारा समझाया जाता है। एक ब्रह्मांड मतलब आपका सृष्टि का रूप है। सृष्टि क्या कहती है, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि हम अपना आप में स्वयं ही ईश्वर हैं। जो पूरी सृष्टि है वही हम है। लास्ट क्लास में मैंने बताया हम उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप भी मतलब तुम लोग मेरे अंदर से ही आए हो, मेरे अंदर नहीं आ जाओगे वापस से, मेरा ही एक हिस्सा हो। तो जो ये इंद्राज नेट यही कहता है कि पृथ्वी में जो भी दुनिया के अंदर पूरे ब्रह्मांड एक ही चीज है, और ब्रह्मांड का छोटा सा छोटा हिस्सा भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए आपका हम साउंड से रिलेटेड, मंत्रों से रिलेटेड रेमेडीज करते हैं। मंत्रों से रिलेटेड रेमेडीज पर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यह पूरा ब्रह्मांड एक ही है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड की अपनी एक ध्वनि होती है, पूरे ब्रह्मांड की एक ध्वनि होती है, और उस ध्वनि को हमारे जो पुराने ऋषियों ने आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने कहा ये जो ध्वनि है वो ओम है। ओम, ओम किसकी ध्वनि है, ब्रह्मांड की ध्वनि है। यदि ब्रह्मांड में सारी चीजों को शांत कर दिया जाए, सारी साउंड को शांत कर दिया जाए, तो आपको जो एक ध्वनि सुनाई देगी वो ओम ध्वनि सुनाई देगी। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि अक्सर हम सभी लोग आप हिंदुस्तान में सनातन में ओम 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 करके हम उसका पाठ करते हैं। करते क्या है, लॉजिक क्या है, देखिए उसके साथ कनेक्शन हम क्या कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड, क्योंकि हम उसी का हिस्सा है, उस ब्रह्मांड से हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्शन कैसे बना रहे हैं, हम जब ओम बोलते हैं तो ओम हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, एक तरीके से नहीं बोलते। ओम की हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, पहले ओम, फिर और ज्यादा तेज ओम बोलेंगे। आप पुरानी जो पिक्चरें आती हैं उनमें भी देखोगे, जो ऋषि मुनि को बिठाया जाता है वो ओम की जो है लाउडनेस बढ़ाता रहता है। पहले स्लो होता है, स्लो से तेज और तेज और तेज और तेज और तेज करता चला जाता है। अब आपने देखा होगा एफएम रेडियो वगैरह हम देखते हैं, या पुराने समय पर आकाशवाणी जो आती थी, उसमें हम उसको घुमाकर किसी भी स्टेशन पर जाते थे, उसे ट्यून करते थे, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब ट्यून हो जाता था तो उसके गाने आपको सुनाई देते थे। आजकल तो घर बटन से हम कर लेते हैं कि भाई ये 87.5 एफएम है, 98.3 एफएम है, या 91 एफएम है, 106.4 एफएम है, जो भी एफएम आ रहा है हम एक बटन दबाते हैं, उससे ट्यून हो जाता है। अब जब हम ब्रह्मांड के अंदर हम जो भी ध्वनि क्रिएट करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, ब्रह्मांड की खुद की ध्वनि ओम है।
हम जब ओम बोलते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, और हम उस ध्वनि को क्यों बदलते हैं, अपनी साउंड को क्यों बदलते हैं, पिच को क्यों बदलते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बोलने की जो ध्वनि है वो ब्रह्मांड की ध्वनि से रेजोनेंस मैच कर जाए। मतलब हम स्टेशन पकड़ रहे होते हैं, स्टेशन मैच कर रहे होते हैं। और जब आप उस ब्रह्मांड की ध्वनि से आप कनेक्ट हो जाते हो तो आप एक तरीके से ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो, आप उसके हिस्से के अंदर चले जाते हो, और आप एक वैसे संसार के अंदर चले जाते हो जिसके अंदर की आप और ब्रह्मांड एक्चुअल में एक बन जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि पूरी आपको जिसको बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जिसको हम बोलते हैं। इट इज अल्टीमेट। आप जब उस ओम की ध्वनि से, जब आप ब्रह्मांड की ध्वनि से आप कनेक्ट हो जाते हो तो वो अल्टीमेट है। मगर ये कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अब कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और कोशिश करने में देखिए इस तरीके से समझिए कि आपको स्टेशन नहीं ट्यून हुआ, थोड़ा आगे पीछे तभी भी तो गाना तो सुनाई दे जाता है। आपने पुराने जमाने पर दूरदर्शन देखा होगा, झिलमिल झिलमिल आता रहता था, पर उसमें फिर भी कोई न कोई पिक्चर बीच बीच में दिख जाती थी और आपको कुछ समझ में आ जाता था। तो एक इंसान एक्चुअली थ्रू मंत्राज और थ्रू साउंड ईश्वर से अपना कनेक्ट करता रहता है। और ईश्वर से जब आपका कनेक्ट होगा तो आपकी सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर से जो कनेक्शन है हमारी एनर्जी में जब भी मैचिंग हो जाएगी, तो एनर्जी में मैचिंग हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो आपके जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंसेप्ट जिसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ द रेमेडीज। अब देखिए डायग्नोसिस मेथडोलॉजी है वो डिटरमाइनिंग रेमेडीज, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल्टीमेटली दो बेसिक कंसेप्ट पर हमने बात की, एक ये बात की, बाकी तो सारी चीजें मैंने थ्योरेटिकल बताई कि जब हमारे पास कोई एक नेरेटिव आता है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्या करना है आपको। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल थी, जो कुछ मैं समझा पाया आप कुछ समझ पाए, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ गया और हम उसकी दशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं किसी भी प्लेनेट की, तो हम क्या करते हैं जनरली, जब भी कोई यदि प्रोग्रेस देखना चाहता है कि मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो हम किस तरीके से रेमेडीज देंगे। तो आपको दो पैरामीटर मैंने बताए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मैं पूरी क्लासेस इसी पर बेस लूंगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर, बस ये मेन दो सेंटेंस में बार बार बोलूंगा। तो डायग्नोसिस मेथोडोलॉजीज फॉर द डिटरमाइनिंग रेमेडीज, कि रेमेडीज किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है आपको ग्रह बल। अब ग्रह बल का मैं आपको बताता हूं, हम अक्सर क्या करते हैं रेमेडीज जब करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और शुरू में जब मैंने सीखा था तो मुझे भी यही बताया था एक्चुअली कि आपका जो यदि फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है वो कंबस्ट है, तो आप क्या करिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज बताइए। कंबस्ट हो गया ना, तो वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा उसको। तो हम क्या करते हैं, केवल कंबशन देखते थे उस समय पर कि ये कंबस्ट है, तो उस व्यक्ति को बता दिया कि भाई ये कंबस्ट है आपका, फलाना लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड या लग लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड, तो वो आप क्या करिए, इसको मजबूत करिए। और हम एक स्टोन पहना देते थे कि कंबस्ट प्लेनेट का स्टोन पहना देना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट उसका प्लेसमेंट वगैरह ना हो, उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। मगर अब हम उसमें तब क्या होता है, शेड्यूल वगैरह कैलकुलेट करने की हर किसी की वो नहीं थी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इतने वो नहीं थे, और शेड्यूल अब कैलकुलेट करोगे तो 2-3 घंटे का समय लगेगा। एक ही आपके पास क्लाइंट आया, 3 घंटे यदि इसको दे दिए आपने, तो फिर करोगे क्या। तब हम क्या करते थे, शेड्यूल वो केवल कंबक्शन के बेस पर ही रेमेडीज बताते थे। मगर अब आपको कंबक्शन के बेस पर रेमेडीज बतानी है कंबशन पर, मगर आपका सबसे पहला पैरामीटर आपको सबको शेड्यूल देखना आना चाहिए। क्वांटिटी शेड्यूल से ही पता करेंगे हम। दो चीजें देखेंगे, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। पहला, क्वांटिटी के लिए आप देखोगे शेड्यूल, और दूसरा देखोगे वो आपका असेंडेंट की डिग्री से कितना क्लोज या फॉर है, नजदीक या दूर है। बस दो पैरामीटर पर, जिसको जिसको हम टर्म बोलते हैं रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ, कि असेंडेंट आपकी कुंडली के अंदर 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, जितने पर भी है। कमिंग क्लास के अंदर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इस पर पूरी क्लास नेक्स्ट क्लास इसी पर लूंगा। अभी मैं इसका थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी है, चाहे वो मेलिफिक हो या बेनिफिक हो। क्योंकि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि जो आपको शुभ फल देने वाले हैं उनके अंदर बल होना चाहिए, और जो आपको अशुभ फल देने वाले हैं उनके अंदर बल नहीं होना चाहिए। अब आपको बल पता कहां से चलेगा भाई, उसके हमने पहले जुगाड़ कर रखे थे। जब हम शेड्यूल नहीं जानते थे या नहीं निकालते थे, तो हम
कुछ ना कुछ देख लेते थे, उच्च का नीच का, इस राशि में उस राशि में, यहाँ बैठा है वहां बैठा है, मगर वो सारी चीजें आधी अधूरी हैं और वो सफिशिएंट नहीं है। हम चाहे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देख रहे हैं किसी भी प्लेनेट की, या हम उसकी उच्च नीच की राशियां देख रहे हैं, उससे कुछ पता नहीं चलता उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ के बारे में पता करने के लिए षटबल होता है, और षटबल क्या है? ये प्राइमरी मैथमेटिकल सिस्टम है यूज टू मेजर ए प्लैनेट्स स्ट्रेंथ। किसी भी ग्रह की ताकत, क्वांटिटी देखने का ये एक ही तरीका है, इसे ही हम यूटिलाइज करेंगे इन रेमेडीज। इट एग्रीगेट 6 डिस्टिंक्ट टाइप के बल होते हैं। ब्रीफली मैं बता रहा हूं आपको, पीडीएफ में डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। षटबल यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है? मैं आपको प्रैक्टिकली यूटिलिटी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको, चाहे आप एस्ट्रो से जो ज्योतिष ऐप आप वो कर लेना, ज्योतिष ऐप में षटबल दे रखा होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो षटबल के जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली 6 होते हैं: स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल एंड दृक बल। इसमें जो एक नैसर्गिक बल है वो फिक्स है हर एक प्लेनेट का, कि ये प्लेनेट सबसे स्ट्रोंगर है, जिसकी ल्यूमिनोसिटी लाइट जितनी ज्यादा होती है नैसर्गिक बल उतना ही ज्यादा माना जाता है। जैसा सूर्य की सबसे ज्यादा लाइट है तो उसका नैसर्गिक बल सबसे ज्यादा होता है, नेचुरली, मतलब उसके अंदर ताकत होती है मानो। और शनि आपका सबसे कम है, क्योंकि वो अंधेरा प्लेनेट है, डार्क प्लेनेट है, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी सबसे कम है, तो इसको वीकेस्ट मानते हैं। तो ये नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। एक होती है दिग्बल, जिसको भी डायरेक्टली देखकर भी पता कर सकते हो, दिग्बल को भी। नेचुरल स्ट्रेंथ भी आपको वैसे ही पता होती है हर एक प्लेनेट की। दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, कौन सा प्लेनेट आपको कौन से भाव के अंदर स्ट्रेंथ देता है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर दिग्बल कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी सभी बलों को कैलकुलेट करना होता है, ध्यान रखिएगा। आपको एक होता है स्थान बल, जिसे हम बोलते हैं पोजिशनल स्ट्रेंथ। आपके कुंडली के अंदर आप जो उच्च नीच की बात करते हो ना, ये टोटल एक प्लेनेट में 6 तरीके के कंपोनेंट हैं, उनमें स्थान बल का एक पार्ट है बस, उच्च नीच। तो हम क्या करते हैं, उच्च नीच के बेस पर उसकी पूरी स्ट्रेंथ डिसाइड कर लेते हैं। उच्च का हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, उच्च का नीच का ये मान के चलिए कि उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करने में इसका 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, नॉट मोर देन 5%, क्योंकि इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द स्थान या पोजिशनल स्ट्रेंथ, जिसके अंदर कई सारी तरीके की चीज होती हैं। सप्तवर्गीय बल आता है आपका, और डिविजनल चार्ट्स के अंदर, मतलब 7 डिविजनल चार्ट के अंदर वो कहां पर किस राशि में गया है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं। तो आपके ओवरऑल जब हम किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ को देखते हैं, तो ये 6 तरीके के बल होते हैं। 6 तरीके के बल, उसमें अंदर सब चीजों को कंसिडर किया गया है। देखिए, कई लोग सोचते हैं ये रेट्रोगेट है, ये बली हो गया, नेचुरल स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वो आपका एक टेम्परल स्ट्रेंथ होती है। इसी तरीके से आपका दृक बल होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। कौन कौन उसे देख रहा है, इन सभी चीजों का असर इस षटबल के अंदर एक साथ कैलकुलेट किया गया है। तो षटबल आपको ओवरऑल एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ को बताता है। और यहां पर क्या होता है कि षटबल के बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी प्लेनेट को आपने स्ट्रोंगर कंसिडर करना है या वीकर कंसिडर करना है। अब षटबल का जब आप देखोगे आपके मोबाइल ऐप वगैरह के अंदर, उसके 2-3 तरीके होंगे, उसको मैं पहले बता देता हूं। कि आप यदि एस्ट्रोसेज ऐप वगैरह किसी के पास एस्ट्रोसेज ऐप सब के लिए, षटबल के लिए यूज मत करना, सबसे बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है? एस्ट्रोसेज नहीं करना। अब ज्योतिष ऐप यूज कर लेना, उसके अंदर रिलेटिवली ठीक है, हालांकि कुछ एरर्स हैं पर रिलेटिवली ठीक है, वो चल जाएगा काम, रेमेडीज के लिए काम चल जाएगा उसका। आपको क्या करना है कि एक होता है, एक सर्टेन, हर एक प्लेनेट की एक मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा माना गया है षटबल के अंदर। जिसकी वो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, वहां पर आपको ये पारासर लाइट वगैरह आप यूज करोगे तो उसके अंदर 1 दे रखा है, इसका मतलब उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है। और 1 से ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ उसके अंदर अवेलेबल है। और पॉइंट में दे रखा है 0.9, 0.8, इसका मतलब वो ऑलरेडी कमजोर है। और 1 से जितना ज्यादा है, जैसे किसी का आ जाता है 1.5, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, उसको और स्ट्रोंगर करने की जरूरत नहीं है। 1 आ जाता है, 1 से 1.25 तक आता है, तो अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको स्ट्रोंगर कर सकते हो। और यदि 1 से कम है तो इसका मतलब वो वीक है। यदि आपको स्ट्रोंगर करना है, बेनिफिक है, तो आप उसको स्ट्रोंगर कर सकते हो। और यदि वो मेलिफिक है तो पड़ा रहने दो, वहां पे आपको जरूरत नहीं है उसको कुछ भी छेड़ने की, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है। इसको हम एक्चुअली रूपास विरूपास के अंदर कैलकुलेट करते हैं, षष्ठी आमसा के अंदर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है कि किसका कितना होना चाहिए।
पर आपको इतनी ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, मैं लेटर ऑन इसको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। फॉर ए प्लेनेट टू बी कंसिडर स्ट्रॉन्ग मस्ट हैव ए सर्टेन मिनिमम स्ट्रेंथ। तो उसमें क्या है आपका, ये सभी प्लेनेट की लिखी हुई है कि सूर्य की 390 होनी चाहिए, मून की 360 होनी चाहिए, मार्स की 300 होनी चाहिए, मरकरी की 420 होनी चाहिए, जुपिटर की 390 होनी चाहिए, वीनस की 330 होनी चाहिए, सैटर्न की 300 होनी चाहिए। इस तरीके से होनी चाहिए, तो वो आपको ज्यादा इसके उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ में जो चीज है शेड्यूल का, आप यदि पढ़ना चाहोगे टोटल, तो ये मैंने यहाँ पर पीडीएफ में दिया हुआ है, आप खुद पढ़ लेना। इसके अंदर मैंने सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, कौन सी चीज में हम क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, इसका क्या मतलब है। पर यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं और ऐप से भी बता दूंगा मोबाइल। आज मैं आपको पाराशल लाइट से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब है। ये हम क्वालिटी देख रहे हैं प्लेनेट की, आपको सबको देखना आना चाहिए, नहीं आगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैं सारा कोर्स इसी के बेस पे करूंगा, षटबल के बेस पर ही करूंगा मैं। कंबक्शन को हम यूटिलाइज करेंगे, मगर षटबल को सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि कंबस्टेड प्लेनेट तो एक आधी होगा आपकी कुंडली के अंदर। षटबल राहु केतु का नहीं कैलकुलेट किया जाता। राहु केतु के केस में आपको मैं बता देता हूं, आपको उसके डिस्पोजिटर का षटबल देखोगे। राहु केतु के केस में नोट कर लीजिएगा, और कहीं नहीं देखते हैं पर रेमेडीज में डिस्पोजिटर का षटबल देखोगे। क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा। ये ज्यादा लोगों पे नहीं होगा, कोई बात नहीं। ज्योतिष ऐप से भी मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा आपका। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा। समझना ऐसा है कि इसके अंदर अभी मैं देखता हूं सपोज मरकरी, तो मरकरी का आ रहा है षटबल 0.90। इसका मतलब इसका जो मिनिमम होना चाहिए कुछ भी करने के लिए उससे भी कम है, तो इस कुंडली के अंदर वो वीक है ऐसा मानकर चलेंगे। अब मैं देखता हूं जुपिटर का 1.23 है, वो ठीक ठाक है। अभी आप इसको, यदि आपको ये अच्छे रिजल्ट देने वाला है तो इसको हम और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। खराब रिजल्ट देने वाला है तो इसे हम कमजोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वीक भी नहीं है और बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। इसी तरीके से वीनस है, इसकी भी स्ट्रेंथ ठीक ठाक ही है। सैटर्न है, इसकी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक भी है। मार्स ये स्ट्रोंगर है। अब इसमें मार्स को आप और स्ट्रोंग करने की गलती बिल्कुल मत करना। यदि किसी की रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसकी अपने आप से, रिलेटिव मीन्स खुद से, मतलब उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में एक्चुअली इस कुंडली में इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। जैसे मरकरी की मिनिमम स्ट्रेंथ 1 होनी चाहिए, उसके कंपैरिजन में इसकी 0.9 है, मतलब वीक है आपकी कुंडली के अंदर। बाकी ये रिलेटिवली ठीक है, और ये मगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्स। तो जो अब आपका एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होगा, यदि वो आपको बेनिफिक भी रिजल्ट दे रहा है, उसकी आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी है षटबल के बेस पर। तो हम हर एक प्लेनेट को आपकी कुंडली में 9 के 9 प्लेनेट का हम षटबल चेक करेंगे। आपका कौन सा प्लेनेट एक्शन में उसको हम बाद में देखेंगे। तो आपको ये मानकर चलना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको, किसको आप कमजोर मानोगे, किसको आप स्ट्रॉन्ग मानोगे। तो यहाँ पर मरकरी वीक है, यदि ये आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट है तो हम इसकी रेमेडी डेफिनेटली करेंगे जो भी संभव हो पाएगी, और इसको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मगर ये फंक्शनल मेलिफिक है तो अब इसकी आपको कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जितनी इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए मिनिमम स्ट्रेंथ से भी कम स्ट्रेंथ है, तो ये आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे जुपिटर 1.23 है। 1.23 बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। यदि ये फंक्शनल बेनिफिक है तभी भी इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फंक्शनल मेलिफिक है तो इसकी स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन जनरल ये आप रेंज बना लीजिए। इन जनरल यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ 1 से कम है उसे आप कमजोर समझेंगे,
1 से 1.5 आ रहा है उसे आप इंटरमीडिएट समझेंगे, बीच का समझेंगे, और 1.5 से ज्यादा को आप स्ट्रोंगर समझेंगे। अब जिसकी 1 से स्ट्रेंथ कम है, वो यदि मेलिफिक है, उसे पड़ा रहने दो, उसकी हम कोई रेमेडी नहीं करेंगे। मगर वो बेनिफिक है तो उसको आपने मजबूत करना ही करना है, हर हाल में उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अब 1 से 1.5 के बीच में वो आपको स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन करिए, वीकन करना है, वीकन करिए। मतलब बेनिफिक है तो उसको स्ट्रोंगर बनाना पड़ेगा, मेलिफिक है तो उसको आपको कमजोर करना पड़ेगा। 1.5 से ऊपर यदि स्ट्रेंथ है और वो आपका बेनिफिक है तो उसकी कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, और मेलिफिक है तो आप रेमेडीज करिए जितनी भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से परेशान करने की हालत के अंदर होगा, क्योंकि स्ट्रोंगर हो गया, एक्सेप्शनली स्ट्रेंथ होगी। तो 1.5 से ऊपर होने पर हम उसे करेंगे। अब इस टॉपिक पर मैं अभी आज की क्लास को यहीं एंड करूंगा। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसी पर बात करेंगे, केवल शेड्यूल पर ही बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आप भी कहोगे तो उसको भी हम चेक कर लेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी वाइज कौन फंक्शनल बेनिफिक है, कौन फंक्शनल मेलिफिक है, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से प्लेनेट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका इसके अंदर स्ट्रोंगर है, कौन इसका वीकर है। वो केवल शेड्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा, और दो पैरामीटर्स भी होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिक्स करूंगा जी। अमिता मैम। नमस्कार सर। सर अभी आपने जैसे बताया कि जो ये फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट है, अगर और शेड्यूल में जैसे हमने सपोज मरकरी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, वो किसी के लिए बेनिफिक है, फंक्शनल बेनिफिट में आ रहा है और 0.90 उसका शेड्यूल आया उसमें, और सपोज अगर मरकरी कंबस्ट भी है तो फिर तब भी रेमेडी तो देनी पड़ेगी सर ना? वो तो हर हाल में देनी है उसकी, तो फंक्शनल बेनिफिक है और मरकरी का 0.9 है, और वो आपके ऑपरेशन में आ रहा है तो हर हाल में देनी है। उसका यदि लग्नेश है तो भी हर हाल में देनी है आपको। एंड दूसरी चीज सर एक क्लियर करना था मेरे को कि जो ये डिग्रीज प्लैनेट्स की सेपरेट डिग्रीज है, इनका कोई इसमें रोल नहीं रहता, जैसे रहेगा, आपने बताएंगे जो वो आपको, रेजिडेंशियल अभी। स्ट्रेंथ में होगा, बताएंगे आपको। ओके। एंड एक और क्वेरी थी सर छोटी सी, कि जो नॉर्मली लोग रेमेडीज देते हैं उस समय कहते हैं कि 6, 8 एंड 12th हाउस की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे नहीं समझ में नहीं, वो आया। आपको बताएंगे, अभी आपको बाद में वो बताएंगे। भी आएगा सर? ठीक है। बताएंगे वो कमिंग क्लासेस में बताएंगे। ठीक है सर, जी। थैंक यू। कोकिला मैम, अभी आज की क्लास से रिलेटेड डाउट पूछिए केवल, इस तरीके के बाकी डाउट्स आप 4-5 क्लास बाद पूछना, और जो भी हैं, क्योंकि आपके सारे टॉपिक अपना आप कवर कर दूंगा मैं। ठीक है सर, जी। थैंक यू। कोकिला मैम। सर पितृदोष आपने बोला सबके चार्ट में होता है, 100%। सर आपके इसको नहीं तो देखने आपके का हस्बैंड के में होगा, नहीं तो बच्चों के में होगा। तो इसको देखने का भी कोई तरीका है? कुछ कोई नहीं, आप पोजीशन? सबके चार्ट में होता है, देखने का यही तरीका है। अच्छा ओके। जी। और सर अभी आपने जो बोला ना कि ये जो प्लैनेट जो दशा में एक्टिव है, अगर वो बैड रिजल्ट्स देने के लिए आया है तो वो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा रिजल्ट देगा। तो सर ये क्या अपने उसकी लॉर्डशिप से देता है या अपने कारकतत्व से देता है, या दोनों ये से ही कैसे देगा, चुना जाता है? वो दोनों से ही देगा, बताएंगे अभी आपको। मतलब जैसे सर किसी ने अगर कोई गुरु का कुछ अपराध किया हो तो जुपिटर ही मिलेगा उसको जो रिजल्ट देगा उस कि ये समझना चाह रही थी कि नहीं नहीं, हाउ डज दैट अपराध किसने गेट? किया है उससे मतलब नहीं है, वो एक अलग टॉपिक हो गया किसका अपराध किया है। जुपिटर आपका यदि हाँ, रिजल्ट दे रहा है तो वो अपने कार्यकत्व के भी देगा और लॉर्डशिप के भी देगा खराब। तो वो बैड लॉर्डशिप इसीलिए मिलेगी बिकॉज टू गिव अस द रिजल्ट्स ऑफ आवर नहीं, बैड कर्मास। अच्छी लॉर्डशिप के भी खराब रिजल्ट देगा, अच्छी लॉर्डशिप के भी खराब दे देगा? आपको अच्छा रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। अच्छी ओ लॉर्डशिप के भी ओके। रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना। देखो, जो प्लेनेट है आपका अच्छी लॉर्डशिप वाला कमजोर हो गया, अब आपका सपोज फिफ्थ लॉर्ड कमजोर हो गया, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे ना, तो उसे भी तो आपने स्ट्रेंथन करना है, नहीं मिलना भी तो खराब ही है भाई। आपके पास रेमेडी हाँ के लिए कोई इसीलिए थोड़ी आएगा मैं बीमार हूँ, रेमेडी के लिए इसलिए भी आएगा कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे बच्चे से रिलेटेड काम नहीं हो रहे। अब बच्चे से रिलेटेड तो 5वां हाउस है,
5th हाउस के उसको खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, तो लॉर्ड तो 5th हाउस का लॉर्ड ही दे रहा है ना उसको रिजल्ट खराब। अब खराब का मतलब है उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे डिसाइड, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 5th लॉर्ड की या तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी या रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो मतलब प्लेसमेंट हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिली है उन प्लैनेट्स की, यही हाँ, वो तो बताया ना प्लेनेट सर आपकी आपने। कुंडली में सब कर्मों के हिसाब से ही बनकर आए होंगे, प्रारब्ध पर बेस्ड ही आपकी कुंडली होती है पूरी, मतलब पूर्व जन्म पर बेस्ड। और सर आपने एक चीज और बोली थी कि सिर्फ जो हमें सिर्फ केवल हमारे जो अच्छे कर्म है उसका हमें जो रिजल्ट है वो सिर्फ हमें फ्री विल मिलती है कि हम एक्ट कर सकते हैं विद इन लिमिटेड हाँ कैपेसिटी, हमें फ्री विल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल That's it, बिल्कुल। ना? अच्छे कर्म आपके ज्यादा Okay. होंगे तो आपकी फ्री विल में आप वो कर्मास करोगे जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, और जो हम लाइफ को इम्प्रूव करने वाले कर्मास करते हैं तो देखिए हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। आप समझिए, देखिए प्रारब्ध क्या है कि मैं और मेरा भाई एक ही माँ बाप के पास पैदा हुए, ये प्रारब्ध है। अब मेरा भाई पढ़ने में उसने अपनी फ्री विल से मेहनत की, उसने आईआईटी टॉप की, आईएएस टॉप किया और वो आईएएस बन गया, वो क्या थी और मैं नहीं बन पाया, व्हाट इज दिस? क्योंकि उसने अपने फ्री विल के थ्रू उन कर्मास को उस तरीके से मॉडिफाई किया और मैं नहीं कर पाया। मेरी फ्री विल में मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, गली के अंदर तफरी करता हूँ, मस्ती करता हूँ, ये मेरी फ्री विल थी, तो मुझे उसी हिसाब से अपने रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रारब्ध तो दोनों का सेम था, एक ही माँ बाप के पास जन्म लिया, मगर एक कहाँ पहुंच गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया, दैट इज द फ्री विल। तो फ्री विल भी सर अकॉर्डिंग टू अवर गुड कर्मास ही मिली, दूसरे डेफिनेटली को मिली नहीं। मतलब उसमें आपका इस दूसरे जन्म में भी रोल है, मगर आपके पूर्व कर्मास का पूरा पूरा रोल होता है फ्री विल में भी। आप उस तो डायरेक्शन मतलब में जाओगे ही नहीं, सोचोगे ही नहीं, यदि आपको आपके कर्मास सही नहीं होंगे तो इसका मतलब दूसरा वाला जो पास नहीं कर पाया उसको फ्री विल ही नहीं थी, इसलिए वो नहीं, कैरी ऑन फ्री नहीं विल कर थी, पाया, उसके कर्मास ऐसे नहीं थे कि उसने अपनी फ्री विल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर जी जी पाया। ओके, ठीक है, जी। ठीक है, मेगा thank मैम you। हाँ जी सर। सर मेरा भी इसी काइंडली से एक तो ना रिलेटेड क्वेश्चंस प्लीज शॉर्ट रखें, क्योंकि हाँ जी डिस्कशन टाइप क्वेश्चन होंगे तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा सेशन, बोर हो जाएंगे हाँ लोग। सर, मेरा हाँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था प्रारब्ध वाला हम्म कि सर जैसे अगर प्रारब्ध में है तो वो चीज होनी ही है। हम्म तो हम लोग जैसे कि देखते हैं अपना विवाह के लिए भी चार्ट मिलान करते हैं, हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। तो अगर जो लिखा है कि इसी बंदे से शादी होगी हम्म या जो भी मतलब उसकी चलेगी आगे मैरिज या बढ़िया सस्टेन क्वेश्चन है। रहेगी या हाँ जो भी है, हाँ। तो फिर हम क्यों मिलान करते हैं, क्यों मुहूर्त देख के हम फ्री शादी विल क्या करते होती हैं? है? फ्री विल तो सर हमारे पास हमारा वो है कि हम उसको कर्मा को बेटर कर सकते हैं हाँ, तो अपने बेटर कर्म करने के के लिए द्वारा। फ्री विल को यूटिलाइज कर रहे हैं ना वहां पर। नहीं तो प्रारब्ध लेकिन के सर जब लिखा ही है हमारे, नहीं, सपोज लिखा का हमारी, मतलब ये नहीं होता आपकी फ्री विल कैन चेंज एनीथिंग। ओके, आपकी फ्री विल और जो लिखा है दोनों से रिलेटेड मिल मिला के आपकी लाइफ शेप होती है आगे चल के। कि नहीं हमने जैसे बताया सर कि जैसे एक ये भी तो है ना कि सर अब लव मैरिज करते हैं तो वो लोग तो उनकी कुंडली कोई मिलाता ही नहीं है। नहीं मैडम, लेकिन कुंडली मिलाना एक अलग बात है, आप मिलाओगे तभी भी उसी व्यक्ति से आपकी मैरिज होगी। और मगर आप जो फ्री विल को अपनी को यूटिलाइज करिए ना, वो तो ऐसा है कि जो देखिए आप कुंडली मिला लो तब क्या आपकी शादी बच जाएगी, नहीं बचनी होगी तो तभी भी नहीं बचेगी। मगर एक इंसान को माइंड दिया हुआ है तो वो अपनी फ्री विल को यूटिलाइज करता है, और यदि वो प्रॉपर यूटिलाइज करता है तो उसका चीजें उस तरीके से नहीं होती। अब दो लोगों के बीच में लड़का लड़की मिला तो वो उनका प्रारब्ध था, भाग्य था कि वो भाग्य में लिखा कर लेकर आए थे, इसलिए उन दोनों को पहले से ही मुलाकात हुई या लव हुआ और उन्होंने लव मैरिज कर ली। आपने कुंडली नहीं मिलाई तो कुंडली मिलाने से थोड़ी जिंदगी बदल रही है। मगर आप जब कोई भी कार्य करते हो तो फ्री विल इसे इसे कहते हैं कि आप उस कार्य को सोच समझ के करो। अब सोच समझ के करने में ये सारी चीजें आती हैं कि हम सब सही टाइम पर उस काम को करेंगे, तो सही टाइम पर काम को करेंगे तो इट इज ए काइंड ऑफ हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो हम अपनी फ्री विल को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब आप फ्री विल को यूटिलाइज करोगे तो उससे आपके रिजल्ट में मॉडिफिकेशन होता है हमेशा। मतलब उससे हम थोड़ा बहुत अपना प्रारब्ध चेंज बिल्कुल भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ये पूछना था। लक्ष्मी मैम, So I just want to know if Mars becomes a functional benefic, then what do we do?
मैडम वो We dis- बताएंगे अभी वो मार्स बेनिफिक से रिलेटेड अभी रहने दो, नेक्स्ट 1-2 क्लास में मैं अपना बता दूंगा। Okay, thank you, sir. जी यादव जी। तो सर क्वेश्चन है राहु केतु के बारे में, जी। उसका बल नहीं होता, स्थान बल नहीं होता, तो डिस्पोजिटर का हम जी। बल लेते हैं। जी जी मानो राहु केतु के साथ कोई दूसरा प्लेनेट भी बैठ गया नहीं, तो वो भी हम उस पर भी मैं बताऊंगा सर बाद में, ओके थैंक यू। क्योंकि बैठने वाला भी इन्फ्लुएंस करेगा, उसे भी हम देखेंगे और उसको भी हम डिस्कस करेंगे सर। ओके थैंक यू। जी जी विनोद जी। जी सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन सर उसी से है कि दृढ़ कर्मा जो आपने बताए, दृढ़ कर्मा जो बताए हैं कि आपने बताया कि एक महादशा है, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लें। जो भी इवेंट्स, जो भी घटना घटेंगी पहले पार्ट में वो हमारे दृढ़ कर्मा है, और सेकंड पार्ट में आपके जो होंगे जो करण कर्माज है उसके जो क्रम के उसके आधार में मिलेगा। लेकिन सर क्या हम कहीं से ऐसा कुछ पता कर सकते हैं कि भाई ये घटना कौन सी होगी? हाँ यस कुंडली से किसी से घटना कौन सी होने वाली है? बिल्कुल, तो उससे क्या होगा? वो दशा और अंतरदशा उस समय पर चल रही होंगी। जी दशा अंतरदशा गवर्न करेंगी घटनाओं को। तो आप आपका फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले तो खुद प्लेनेट की महादशा में खुद की अंतरदशा होती है। तो पहले पार्ट में आपका पाराशर जी लिखते हैं कि प्लेनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट देता है। सर वो तो आपने हमें बता ही रखा है कि हम एडी को देख के आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से हाउसेज है, उसके आधार पर वो सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक आपने बताया कि हम एडी को इंक्लूड नहीं करेंगे, और एडी को केवल हम पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए देखेंगे। इवेंट्स घटना है, तो आप इवेंट ही तो घटना है। अरे घटना स्पेसिफाई तो एडी से ही करोगे ना, कौन सी होगी? जी 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 हाँ, मैं वही तो करता हूँ। इवेंट ही तो घटना होने वाली है। हाँ तो इवेंट को स्पेसिफाई उससे करेंगे। ओवरऑल पीरियड कैसा जाएगा वो आपकी महादशा डिसाइड करती है, मगर किस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कौन सा इवेंट होगा उसकी लाइफ में वो आपकी अंतरदशा डिसाइड करती है। जी सर, लेकिन सर हम कह रहे हैं कि पहले पार्ट में सर प्लीज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, माइंड मत करना। कोई बात नहीं, कि पहले पार्ट में सर कि जो रिजल्ट भी आपको जो भी मिल रहे हैं वो आपके दृढ़ कर्मा है, जो आपने पूर्व जन्म किए हैं। के सभी रिजल्ट मिलेंगे आपको। हाँ वही मेरा मतलब है। तो पूर्व जन्म के, क्योंकि अभी तो मेरे को पता लग रहा है कि भाई अगर मैं इस क्रम के इस सेकंड पार्ट में देखना चाह रहा हूँ, जो भी दशा चल रही है, एडी चल रही है, वो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कौन कौन से हाउसेज इन्वॉल्वमेंट है, कौन से ट्रांजिट इन्वॉल्वमेंट है, किस प्लैनेट की हमारी दशा चल रही है, उसकी नेचुरल शिप और उसकी लॉर्डशिप और उसके D9 में जो भी मेरे को मिल रहा है हाउसेज कॉमन करके, वो आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई ये इवेंट होने वाला है। जैसे आपने बताई रखा वो सारी चीजें तो हम हो जाएंगी सर। लेकिन सर फिर भी कि पहले पार्ट में जो पूर्व जन्म के कर्माज आदमी पिछले जन्म में क्या था, मान लो मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मैं पिछले जन्म में किस योनि में मेरा बर्थ था, तो मैंने क्या कर्माज किए हैं, अब मैं पहले पार्ट में क्या भोगने वाला हूं। जैसे मेरी ये ओवरऑल एमडी आएगी, थोड़ा सा सर इसका अगर कहीं से डी सिस्टम से होता है क्या सर? नहीं ऐसा बड़ा सिंपल है भाई। एक एमडी के अंदर आपको ये एमडी एनालिसिस तो हमें आता ही है ना, कि आपका सपोज शुक्र की एमडी आई तो सबसे पहले शुक्र के रिजल्ट मिलेंगे नेचुरल सिग्निफिकेशंस के आपको। तो जी वो तो खैर है ही। जब भी जिस स्टेज में भी शुक्र की, सपोज आपको हो सकता है शुक्र की आपकी 40 साल की उम्र में आपकी लाइफ में, 60 साल की उम्र में आपकी लाइफ में दशा है, तो उसके फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट में आपको शुक्र के नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद आपकी कुंडली के अंदर वो फिर सेकंड पार्ट के अंदर शुक्र में आपकी अंतरदशा आएगी सूर्य की, तो शुक्र में आपकी सूर्य की अंतरदशा के रिजल्ट मिलेंगे। लॉर्डशिप के बेस पे आप डिसाइड कर लोगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरी वीनस के अंदर सन की अंतरदशा है, तो इन भावों से रिलेटेड हमें रिजल्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन द लॉर्डशिप। तो हम डिसाइड कर सकते हैं जैसे हम दशा और अंतरदशा को जी वो तो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सर इसमें दृढ़ कर्मा जो है, अदृढ़ कर्मा है, तो आइडेंटिफाई करना मैंने बताया, ये तो इम्पॉसिबल है कौन से दृढ़ है और कौन से अदृढ़ है, और आपको उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट ये भी नहीं कर सकते। उसी चीज में फोकस करना चाह रहा था कि भाई ये कहीं से आइडेंटिफाई हो जाए। नहीं वो नहीं हम डिसाइड कर सकते कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट ही घटित हो जाएगा दृढ़ कर्मास की वजह से, मगर आप उसको एरिया को तो पकड़ ही सकते हो कि भाई इन हाउसेस वो तो सर हम देख लेंगे, जैसे आपने सब बता रखा भाई कौन सा एरिया है, कौन से हाउस। इतना तो कोई भी नहीं, इतना नहीं डिसाइड कर सकते। जी जी ठीक सर, थैंक यू जी। दिव्या मैम।
नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। आपने कल जो ईष्ट देव निकालने के लिए दृष्टि बताई थी सर, तो वो दृष्टि हम राशि चार्ट से देखेंगे या नवांश चार्ट से नवांश देखेंगे? में। नवांश में देखेंगे। जी जी थैंक जी। यू सर। शशि मैम। सर जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेनेट जो है लगन का स्वामी बना है हम्म और वो उसका षटबल बहुत कमजोर है, हम्म और लेकिन वो उसका हम बल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब वो जीके बन गया है जेमिनी में जाके। नहीं, जीके वीके नहीं तो देखेंगे सर यहाँ पर। नहीं देखेंगे ना ना, सर? मिक्स ही नहीं करेंगे ठीक। एक्चुअली हम। देखो ये क्या है, जो मिक्सिंग है ना, ये अपना आप में उसको कॉम्प्लिकेट करती है एस्ट्रोलॉजी को। हम पाराशरी करेंगे, हम पाराशरी करेंगे जब हम मिक्सिंग करते हैं। और जैमिनी से तो बिल्कुल भी मिक्स मत किया करो। जैमिनी से मिक्स करने से आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे नहीं। और हमें कंक्लूजन पे पहुंचना है, हमने केवल कंसेप्ट ही नहीं लगाने की ये जी के बन गया, ए के बन गया, वो मिक्सिंग नहीं करनी। हमने केवल इष्ट देव के केस में मैंने जैमिनी को यूटिलाइज किया है, क्योंकि इस तरीके से हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे कि आपका लग लॉर्ड है। आप लग लॉर्ड देख रहे हो तो आप उसको जैमिनी से जीके क्यों देख रहे हो? लेकिन पाराशरी सर में तो कोई, पाराशर जी ने तो कहीं नहीं कहा कि लग लौड़े यदि जी के बन जाता है तो वो कुछ दिक्कत कर देगा। आपने केवल इसको फोकस करना है बेस्ड ऑन द पाराशरी ओनली। जी सर। जी लता मैम। Ji, good evening, sir. जी गुड इवनिंग। Sir, I have a general doubt, sir. In the chart, we see malefics and benefic, योग कारक planets वगैरह देखते हैं. But if in case in D1 chart it turns out to be Marak, placed in second house or seventh house, and in D9 it is becoming 64th नवांशा लॉर्ड. नवतारा चक्र में भी वो विपद या प्रत्यारी निधन नवतारा में आए, बाधक उसकी दूसरी राशि बाधक भी हो जाए, तो मीन्स वेदर टू कंसिडर इज मैलिफिक और हाउ टू ओवरऑल एनालाइज इट सर. मैलिविक बैनिक का मारक से कोई लेना देना नहीं होता, बाधक से कोई लेना देना नहीं होता। सो मारक और बाधक का कोई वो कनेक्ट नहीं है मैलिफिक बेनिफिक से। मैलिफिक बेनिफिक डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लॉर्डशिप ओनली। मारक बाधक तो ये अलग कंसेप्ट है, इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। So if Second lord is not always planet, Marka. Second lord is not always Marka. Seventh lord is always not Marka. So these concept have something else. ये मारक और बाधक से कोई लेना देना नहीं होता। सेकंड लॉर्ड आपका यदि फ्रेंड है असेंडेंट का, तो मारक कहाँ से हो गया? सपोज आप कैप्रिकॉन लगने ले लीजिए, सैटर्न इटसेल्फ इज सेकंड लॉर्ड, मारका होगा ही नहीं। तो बेनिफिक और मेलिफिक इज सेपरेट थिंग। मारका बाधका का कंसेप्ट अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है उसका। 64th नवांशा का कंसेप्ट भी अलग है, उसको हम हालांकि जब रेमेडी करेंगे तब देखेंगे। मगर लॉर्डशिप में वो प्लेनेट आपका यदि बेनिफिक है, वो 64th नवांशा लॉर्ड हो गया तो बेनिफिक ही रहेगा, वो मेलिफिक नहीं बन जाएगा। okay, thank you so much, sir. माधुरी मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर आपने बताया कि कोई भी दशा लास्ट में अदृढ़ कर्मों के रिजल्ट देती है, तो सर जब जुपिटर की दशा एंड होती है तो मार्स और राहु की अंतर्दशा में एंड होती है, तो जी। सर क्या फिर वो अदृढ़ कर्मों के अकॉर्डिंग अच्छे फल देगी? नहीं, अच्छे क्यों देगी? इनके तो खराब ही फल होते हैं, सजाएं है ना ये तो। तो सर वो अदृढ़ के पीरियड में तो आ गया ना? नहीं, अदृढ़ तो कोई अच्छे फल थोड़ी है। मतलब दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ जो तीनों हैं, ये आपके पनिशमेंट की बात कर रहे हैं हम। हम्म। तीनों पनिशमेंट मिलते हैं आपको लाइफ के अंदर। तो दृढ़ वो पनिशमेंट है जो आपको मिलेगा ही। दृढ़ादृढ़ जिसके अंदर आपकी आप उसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, अदृढ़ को काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब इंटेंसिटी कम हो जाएगी रिजल्ट्स की? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है आपको। इंटेंसिटी कम क्यों हो जाएगी? मतलब ये होता है कि वो पोस्टपोन्ड हो गए आपके। सपोज फर्स्ट दशा के पहले पार्ट में नहीं मिले तो आपके थर्ड पार्ट में मिल जाएंगे। दो तरीके से रेमेडी काम करती है। एक काम करती है उसको बढ़ाकर, उसकी ड्यूरेशन बढ़ाकर। जब ड्यूरेशन बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक होती है उसको पोस्टपोन्ड करके, कि अभी हमारे को कोई परेशानी आ रही है, हमने रेमेडी कर ली तो अभी वो परेशानी दूर हो जाएगी, फ्यूचर में वो मिलेगी आपको थर्ड पार्ट के अंदर।
तो आप कौन सी रेमेडी हम देख रहे हैं, तो उसके लिए ये नहीं कह सकते कि वो आपकी कम इंटेंसिटी की मिलेगी। हो सकता है कि वो आपने पहले पार्ट के अंदर जो भी आप रेमेडीज कर रहे हो तो उससे आपकी इंटेंसिटी कम होगी, धीरे 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 आप एक पीरियड तक सफर करते रहे, इसके बाद वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली गई। एक ये होता है कि वो आपकी आपने रेमेडी की, वो पूरी रेमेडी से कंप्लीटली आपकी डिसअपियर होगी और वो आपके थर्ड पार्ट के अंदर अपियर हो जाएगी, बिकॉज आपको उन प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से फुलफिल करना है। अब इनको हम पिन पॉइंट उस तरीके से देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है, समझने की चीज होती है। आप इसको क्वांटिटेटिव वे में एनालाइज करने की सोचोगे ना कि ये 5 किलो मिलेगी, 2 किलो मिलेगी, तो फिर क्या है कि हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। इसमें बताया और कहा जाता है, उससे ज्यादा समझा जाता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। थैंक यू ये सर। एक समझाने के लिए बोला जाता है कि उसको थर्ड पार्ट में मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये कोई क्वांटिटाइज नहीं कर सकता। ये हम केवल एक एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो अभी आपको करंटली कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है, आपने रेमेडी की, तो रेमेडी से क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो समझ रहे हैं कि उतनी हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। थोड़ा एक ये होगा कि तकलीफ अभी ओवरकम हो गई, मगर वो फ्यूचर में जाके आपको तकलीफ फिर से आने वाली है। इस तरीके से उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जी सर। जी प्रीति मैम। सर बस इसी से रिलेटेड था सर क्वेश्चन कि अभी जैसे फर्स्ट पार्ट में तो किसी को बहुत ही भयानक सजा मिल जाए जुपिटर की महादशा में, और अभी आपने बताया कि मतलब राहु आता है फिर लास्ट में, तो फिर तो सजा और बाकी रह जाती है, तो फिर क्या ही सजा बचेगी जब बहुत वहाँ अगर कोई को बहुत भयानक दशा मिल जाए तो मतलब सजाओं जब का ऐसा कि कोई नहीं, सजाओं मतलब का जैसे कोई कि एंड थोड़ी होता है। नहीं, अब जैसे बहुत ज्यादा उसने बहुत परेशानियां झेली और बहुत ज्यादा मैडम, प्रॉब्लम ऐसा थे और कई बहुत लोगों ज्यादा की लाइफ भर परेशानियां झेलते हैं, वो तो हम उसको वो नहीं कर सकते ना, ये हमारे हाथ में नहीं है ना कि कौन कितनी सजा भेजेगा। हम उसको क्वांटाइज नहीं कर सकते कि इसने पहली पार्ट में सहन कर ली तो आगे नहीं करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या प्रारब्ध लेकर आया वो हमें नहीं पता। अब हो सकता है उसको बाद में भी प्रॉब्लम आए। मेलिफिक प्लेनेट की जो दशा होगी वो उसको ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम देती रहेगी, उसका ओवरऑल पीरियड खराब ही जाना है, अच्छा थोड़ी जाना है। यदि आपको कोई मेलिफिक प्लेनेट है, उसकी 20 साल की मेलिफिक सजा है, है वो सपोज आपका थर्ड और 8th लॉर्ड हो गया वीनस, और 20 साल की उसकी दशा है, तो पूरी दशा के अंदर परेशानी आती रहेंगी ऑन ऑफ उसको, कभी पास्ट लाइफ कर्मा से, कभी करंट कर्मा से, फिर वापस से पास्ट लाइफ और करंट कर्मा को मिल मिलाकर वो पूरी 20 साल की दशा भी खराब जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट पार्ट में भी वो हो सकता है, मतलब क्योंकि लास्ट में तो जैसे मैंने बताया राहु और वो आएंगे अब लास्ट में जुपिटर में, तो खुद भी तो अपना भी तो रोल प्ले करेगा प्लेनेट, लेकिन वो मैलेफिक हो तो 12th में वो मैलेफिक होगा ना, तो फिर वो तो हाँ वो उससे स्पेसिफिक हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कौन मैलिफिक होगा कौन ठीक है मैलिफिक होगा। सर। एक क्वेश्चन, एक सेटबल में जो है ना, ये जो इसमें एसोसिएशन में तो सर 6.7 है, ये तो मतलब 7 और 6 दे रखा, पॉइंट भी नहीं दे रखा, 1 पॉइंट ऐसा नहीं है, तो सेटबल वो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। आप ज्योतिष डाउनलोड कर लीजिए, वो ये कंपेयर कर रहा है कि इनमें हाईएस्ट सेटबल किसका है, दूसरे नंबर पर किसका है, तीसरे नंबर पर किसका है, उसका कोई यूज नहीं है। अच्छा वही मैं कह रही थी, इसमें देखा। हाँ वो ठीक है, तो आप ज्योतिष ऐप, ठीक है, ओके थैंक यू। सर एस्ट्रोसेज वाला ठीक नहीं है देखने के लिए? एस्ट्रोसेज बेकार है, बेकार है। अच्छा रश्मि मैम। सर एक रिक्वेस्ट थी, आप फर्स्ट क्लास का पीडीएफ और क्लास दोबारा ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे? ग्रुप पे भी है, आपको इंडिविजुअली भी भेज दिया। सर ग्रुप पे हो जाएगा, वो एक ही जगह हो जाएगा। रश्मि मैम आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। सर जगन्नाथ हो रहा है, आप में शेडबल दिखता है क्या? देखना पड़ेगा मैडम, मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं देख रही थी तो मुझे उसमें मिला नहीं है, सर्टेनली सब कुछ है उसके अंदर। कहाँ पे है वो मैं देख के बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ, मैं यूज नहीं करता उसे, पर होगा उसमें पक्का। ओके ठीक है सर। चलो नमस्कार, सभी को एंड करते हैं क्लास। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट।